हेलो स्टूडेंट। देखिए आज का अपना नया टॉपिक रहेगा डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। इसके पहले जो है अपन ने देखा कि पोलन ट्यूब की ग्रोथ हुई, पोलन का जर्मिनेशन हुआ, फिर उसकी पोलन ट्यूब की ग्रोथ हुई और फाइनली दो मेल गमेट जो है एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर हो गए। यहाँ तक अपन ने देखा था। उसके बाद फ्यूजन देखा था। दो मेल गमेट में से आउट ऑफ टू मेल गमेट वन विल फ्यूज टू द दिस सेकेंडरी न्यूक्लियाई, या आप बोल सकते हैं इसको अभी ये पोलर न्यूक्लियाई है। मतलब दो जब साइड बाय साइड प्रेजेंट है तो इसको पोलर न्यूक्लियाई बोला जाता है, और जब वो फ्यूज हो जाएंगे तो उसको बोला जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस। देन सेकेंड मेल गमेट विल फ्यूज हियर टू द सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब देखिए ये फ्यूज हो गया। नाउ इट विल बिकम सिंगल सेल। ये हो गया 2n और ये एक मेल गमेट जाके उसको फ्यूज होता है तो ये बन जाता है 3n, है ना। ये एक मेल गमेट यहाँ चला गया, इसको फ्यूज हो गया, और एक जो है पहला वाला जो है इसको जाके फ्यूज हो गया, है ना। तो इसका डेवलपमेंट होता है एंडोस्पर्म के अंदर। ये जब फ्यूजन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एंडोस्पर्म। और जब इसके साथ मेल गमेट फ्यूज हो जाएगा तो इसका डेवलपमेंट हो जाएगा, पहले जाइगोट बनेगा और फिर जाइगोट का जो डेवलपमेंट होगा वो होगा एम्ब्रियो के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से एंडोस्पर्म का और एम्ब्रियो का जो है फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ पे एंडोस्पर्म जब बनता है तो एक्चुअली किस तरह से बनता है, क्या वो स्टेप्स और क्या वो टाइप्स है, ये यहाँ पे अपने को जो है स्टडी करना है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जब भी सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जब सेकंड मेल गैमेट जब फ्यूज होता है तो इसको जो है ट्रिपल फ्यूजन बोला जाता है। ये ट्रिपल फ्यूजन होने के बाद जो सेल जो बनता है वो सबसे पहले जो न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोला जाता है PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे उसको, PEN। फर्स्ट ऑफ ऑल एंडोस्पर्म develops from the PEN, that is primary endosperm nucleus। ठीक है, ये कब होता है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन वी स्टोर दी फूड मटेरियल। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म मतलब क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का जो है ये जो है बाद में क्या बन जाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाता है ना। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का जो है बाद में प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाता है, और वही जो है बाद में क्या बनाता है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट करता है ना। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाता है, और उसी का जो है बाद में क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है। ठीक है, अब ये एंडोस्पर्म जो है ये करता क्या है एक्चुअली, फंक्शंस ऑफ एंडोस्पर्म क्या है, ये क्या करता है, बेसिकली दो फंक्शन है इसके। ये जो डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है यहाँ पे, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए जो न्यूट्रिशन जो चाहिए, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का जो काम है ये एंडोस्पर्म का होता है। ठीक है, और यही एंडोस्पर्म जो है बाद में जब सीड जर्मिनेट होता है तो सीड के जर्मिनेशन के वक्त भी जो है उसको फूड प्रोवाइड करता है। जो भी उसकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है उसको सप्लाई करने का काम किसका है, एंडोस्पर्म का है। ठीक है, तो यहाँ देखिए फंक्शंस क्या है एंडोस्पर्म के। सबसे पहला फंक्शन है कि जो भी एम्ब्रियो डेवलप होता है, ये जो एम्ब्रियो यहाँ पे जो डेवलप होने वाला है इसके सबसे क्लोज जो टिश्यूज है वो एंडोस्पर्म के ही है, और ये क्लोज रहने का पर्पज ही है कि ताकि ये इसको जो है कंटिन्यूअस न्यूट्रिशन जो है सप्लाई कर सके, इसलिए वो उसके जो है क्लोज रहता है। ठीक है, तो सप्लाई न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो ये सबसे जरूरी काम है। अदरवाइज एम्ब्रियो जो है डेवलप होते हुए उसको दूसरा कोई टिश्यूज नहीं, क्योंकि सिनर्जिड जो है ये डिजेनरेट हो गए, है ना। एंटीपोडल जो यहाँ पे थे ये भी चलाजर एंड पे थे, वो भी डिजेनरेट हो गए। ये एक सेल के जो दो साइड में जो थे सिनर्जिड वो भी डिजेनरेट हो गए। अब न्यूट्रिशन इंश्योर कौन करेगा डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए, तो वो करेगा एंडोस्पर्म। और साथ साथ में जब सीड जर्मिनेट होता है तो सीड जर्मिनेशन के वक्त भी ये जो है क्या करता है, सीड्स को जर्मिनेशन के वक्त भी हेल्प करता है और न्यूट्रिशन सप्लाई करता है।
तो दो दो इसेंशियल जो इवेंट है उस टाइम पे ये क्या कर रहा है, एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, मतलब एम्ब्रियो के लिए दूसरा सोर्स ही नहीं है। तो जर्मिनेशन के वक्त भी सीड के, और जब वो खुद इनिशियली जब डेवलप हो रहा था एम्ब्रियो उस टाइम भी, दोनों टाइम जो है इसको क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और एंडोस्पर्म के अंदर जो फूड जो स्टोर होता है वो होता है स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, एक ऐसा फॉर्मेट है फूड स्टोर करने का, इसमें कम स्पेस में ज़्यादा जो है फूड स्टोर किया जा सकता है, इसलिए स्टार्च के फॉर्म में जो है ये जनरली स्टोर करते हैं। अब देखिए डेवलपमेंट के बेसिस पे जो है एंडोस्पर्म के 3 टाइप्स है। देयर आर 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे जो है एंडोस्पर्म के 3 टाइप्स है। एक है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के कितने हैं, 3 टाइप है। एक है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, देन सेल्यूलर एंडोस्पर्म, देन हेलोबियल एंडोस्पर्म। इस तरह से डेवलपमेंट के बेसिस पे जो है इसके 3 टाइप बन जाते हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेल्यूलर एंडोस्पर्म एंड हेलोबियल एंडोस्पर्म। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, ये सबसे कॉमन टाइप का जो है वो है आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इट इज मोस्ट कॉमन, मतलब जनरली एंजियोस्पर्म में इसी टाइप के जो है एंडोस्पर्म देखे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे होता क्या है इस तरह से इन एंडोस्पर्म रहेगा शुरू में। ठीक है, अब इसका डेवलपमेंट देखिए क्या होगा। सबसे पहले इसके अंदर एक न्यूक्लियस है जिसको अपन बोल रहे थे PEN, है ना, ये क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और इसके इस साइड में जो है ये जो है ये है आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये चलाइजल एंड है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है इसके अंदर डिवीजन होता है। तो 1 से 2 न्यूक्लियस बन गए, अब फिर से डिवीजन होता है, 2 से 4 न्यूक्लियस बन गए, फिर से डिवीजन होता है, 4 से 8 बन जाएंगे, है ना, और फिर से डिवीजन होगा, देखिए, और डिवीजन होगा। तो इस तरह से कंटिन्यूअसली जो है ये डिवाइड होते जाते हैं, मगर बस न्यूक्लियस ही डिवाइड हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे बस न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है ना, कंटिन्यूअसली न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे हैं और कई सारे न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर जो है कई सारे न्यूक्लियस डेवलप हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को क्या बोलोगे आप, एक ही सेल के अंदर कई सारे अगर न्यूक्लियस अगर डेवलप होते हैं तो उसको आप क्या बोलोगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड एंडोस्पर्म इसको बोला जाता है। फिर मतलब यहाँ पे क्या है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, एक ही सेल हो गया और एक ही सेल के अंदर कंटिन्यूअसली जो है न्यूक्लियस डिवाइड होते चले गए, सेल डिवाइड नहीं हुआ। ठीक है, तो इनिशियली अगर आप देखो तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बन जाती है। इनिशियली मल्टी न्यूक्लिएटेड, इनिशियली क्या हो गया, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बन गई, बट बाद में जो है साइटोकाइनेसिस होता है, मतलब पहले तो न्यूक्लियस डिवाइड हो गए, अब जो है इनका थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म जो है इनको मिलना शुरू हो जाता है और उस तरह से क्या हो जाता है, एक जो न्यूक्लियस अलग हुआ था अब उसको हर एक को जो है अपना अपना साइटोप्लाज्म मिल जाएगा।
और इस तरह से क्या हो जाएंगे, मल्टी न्यूक्लिएट से मल्टी सेल्यूलर हो जाएंगे। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएट से क्या हो रहा है, अभी ये मल्टी सेल्यूलर हो रहा है ना। अभी पहले इनके पास न्यूक्लियस ही था, मतलब बस न्यूक्लियस डिवाइड होते चले गए तो वो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बन गई। और जैसे जैसे फिर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन खत्म होती आ गई तो बाद में साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हुआ और उसने जो है मल्टी सेल्यूलर कंडीशन बना दी, है ना। तो अभी क्या है, लेटर मल्टी सेल्यूलर कंडीशन विल बी देयर, मल्टी सेल्यूलर। तो पहले मल्टी न्यूक्लिएट एंड लेटर इट विल बी मल्टी सेल्यूलर। तो इस तरह से जो है क्या होता है, इसका डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे हैं, सेल जो है बाद की स्टेजेस में डेवलप हो रहा है। ठीक है, पहले न्यूक्लियस से डिवाइड होते चले गए, बाद में जो है उनको साइटोप्लाज्म जो है मिलते चला गया, तो बाद में क्या हो गया, वो मल्टी सेल्यूलर हो गए। तो इस तरह से अगर डेवलपमेंट होता है तो इसको न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोला जाता है। क्या बोलेंगे इसको, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, और ये बहुत कॉमन टाइप का है, और इसको अगर आप देखो तो ये डायकॉट में मिलता है। बट डायकॉट में भी एक ग्रुप है जिसको बोला जाता है पॉलीपेटेली। डायकॉट में ये पॉलीपेटेली में जो है जनरली देखा जाता है। ठीक है, डायकॉट में पॉलीपेटेली में जो है ये देखा जाता है, इस तरह का डेवलपमेंट। तो ये बहुत कॉमन है। उसके बाद देखिए सेल्यूलर एंडोस्पर्म। सेल्यूलर एंडोस्पर्म में क्या होता है, जो सेल्यूलर टाइप का जो फॉर्म है, जैसे यहाँ पे शुरू में जो है न्यूक्लियस डिवाइड होते चला गया और बाद के स्टेजेस में जो है साइटोकाइनेसिस होकर जो है सेल बने, मगर यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, इट विल रिमेन सेल्यूलर फ्रॉम द बिगिनिंग, इट विल रिमेन सेल्यूलर, मतलब शुरू से ही वो न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और उसी टाइम जो है साइटोप्लाज्म भी डिवाइड कर देगा, बाद में नहीं करेगा। इट विल रिमेन सेल्यूलर फ्रॉम द बिगिनिंग, बिगिनिंग से, शुरू से ही वो क्या करेगा, अगर वो सेल के अंदर न्यूक्लियस को अगर डिवाइड कर रहा है तो न्यूक्लियस के साथ साथ वो क्या करेगा, न्यूक्लियस के साथ साथ उसका सेल बनाते हुए चलेगा। जैसे देखिए है ना, देखिए इस तरह से अभी यहाँ पे आपका जो है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। ये आपका माइक्रोपाइलर एंड है और ये जो है चलाइजल एंड है। अब देखिए इसने शुरू में क्या किया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था, PEN। अब PEN का जो है उसने डिवीजन किया, डिवीजन किया तो दो बने, दो बनते बराबर जो है यहाँ से साइटोप्लाज्म जो है ये डिवाइड हो गया इक्वली, बराबर है। उसके बाद क्या हो गया, दो से अभी चार बनेंगे। देखिए फिर से डिवीजन हुआ, बराबर है। अब फिर से चार से जब आठ बनेंगे, तो शुरू से ही क्या हो रहा है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, दिख रहा है। शुरू से ही क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म जो है बिगिनिंग से डिवाइड होते जा रहा है। इस तरह से जो है शुरू से ही, बिगिनिंग से ही जो है साइटोप्लाज्म, मतलब न्यूक्लियस के साथ साथ जो है साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। जनरली जो होता है प्रोसीजर्स, जब भी सेल डिवाइड होता है तो फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस विल ऑकर एंड देन साइटोकाइनेसिस विल बी फॉलोड बाय इट। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस डिवाइड होता है और बाद में जो है उसके साथ साथ साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है। तो सेम वैसे ही यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे ऐसे नहीं था। यहाँ पे जो है पहले न्यूक्लियस डिवाइड होते चले गए और फिर बाद में जो है उनका साइटोप्लाज्म बना, मतलब काफी बार। यहाँ ऐसे नहीं, एक न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, PEN डिवाइड हो गया तो साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया, फिर से दो से चार बने तो सेल भी चार बन गए।
जैसे 4 से 8 सेल बने, मतलब न्यूक्लियस बने, तो साथ साथ में 8 जो है 8 जो है सेल भी बन गए। इस तरह से जो है इट विल रिमेन सेल्यूलर, हमेशा शुरू से ही ये क्या है सेल बनाते हुए चलता है। ये शुरू से सेल नहीं बनाता, ये बाद में सेल बनाता है। तो ये एक डिफरेंस है, ठीक है ना। ये एक बेसिक डिफरेंस है किसमें, सेल्यूलर एंडोस्पर्म और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के अंदर, ठीक है। देन इसमें देखिए ये आपको जनरली देखा जाता है डाइकॉट में एक ग्रुप रहेगा जिसका बोला जाएगा गैमोपेटेली। गैमोपेटेली के अंदर जो है ये आपको देखने को मिलता है। जैसे पॉलीपेटेली के अंदर देखा जाता है वैसे ये गैमोपेटेली के अंदर देखा जाता है। अभी पॉलीपेटेली और गैमोपेटेली क्या है, ये आपने मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ा है कि पॉली का मतलब होता है जब पेटल्स जो है सेपरेट है, किसी भी प्लांट के फ्लावर में आप देखिए तो पेटल्स अगर सेपरेट है तो उसको पॉलीपेटेली बोला जाता है, और पेटल्स अगर फ्यूज है तो उसको गैमोपेटेली बोला जाता है। तो ऐसे ये प्लांट रहेंगे जिसके फ्लावर के अंदर जो है पेटल्स आर फ्यूज, यहाँ पे क्या है पेटल्स आर फ्री, तो इससे जो है इसको पहचाना जाता है। तो ये हो गया आपका सेल्यूलर एंडोस्पर्म, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड जो है वो है हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। हेलोबियल एंडोस्पर्म उसको बोला जाता है। अब देखिए थर्ड टाइप का जो एंडोस्पर्म है वो है हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। इसमें क्या होता है बेसिकली, जो फर्स्ट जो डिवीजन होता है, जैसे अभी ये क्या है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, दिस इज PEN। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है इसमें जो है फर्स्ट जो डिवीजन होता है ये अनइक्वल डिवीजन होता है, ठीक है। मतलब फर्स्ट डिवीजन ही जो होता है वो सेल तो बनाता है मगर 2 अनइक्वल साइज के सेल बनते हैं, देखिए, ठीक है। तो अनइक्वल सेल्स बन गए, एक जो है स्मॉल हो गया, ये जो है सेल अभी स्मॉल हो गया और ये क्या हो गया लार्ज हो गया, अब 2 सेल बन गए। तो शुरू में तो ये सेल्यूलर टाइप से जो है बिहेव करता है, देखिए सेल्यूलर में क्या है, इट विल रिमेन सेल्यूलर फ्रॉम द बिगिनिंग। तो शुरू में तो ये सेल्यूलर टाइप से बिहेव किया, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड हुए साथ साथ में साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हुआ, ठीक है। बट यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन होता है, यहाँ पे क्या है अनइक्वल डिवीजन हुआ। जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो सेल है ये क्या है लार्ज है, जबकि ये क्या है स्मॉल है। इस तरह से अनइक्वल डिवीजन हुआ, जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो सेल है वो क्या है लार्ज है। और अब देखिए अब इनमें जो है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। अभी कैसे बिहेव करेगा, पहले तो ये सेल्यूलर टाइप से बिहेव कर लिया इसने, अब जो ये न्यूक्लियर टाइप से बिहेव करेगा। अब इनके अंदर देखिए न्यूक्लियस डिवाइड होते चले जाएंगे, अब देखिए न्यूक्लियस डिवाइड होते जा रहे हैं। अब इनके अंदर जो है न्यूक्लियस डिवाइड होते जा रहे हैं। अब न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद की स्टेजेस में जो है साइटोकाइनेसिस होता है, ठीक है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस इन ईच सेल, दोनों सेल जो है इसमें भी और इसमें भी पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो गया और बाद में फिर साइटोकाइनेसिस होता है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन in each cell and then cytokinesis, है ना। पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो गया और उसके बाद में क्या हो गया साइटोकाइनेसिस हो गया। तो आप इसको बोल सकते हैं एक तरह से इंटरमीडिएट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है न्यूक्लियर भी पहले सबसे शुरू में सेल्यूलर टाइप से हुआ क्योंकि 2 सेल बन गए। अब ये 2 सेल जो बने वो अनइक्वल थे साइज में, मगर सेल्यूलर टाइप से तो बिहेव किया क्योंकि न्यूक्लियस डिवाइड होने के साथ जो है सेल बन गए, मतलब साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया। तो ये टाइप हो गया सेल्यूलर का। मगर बाद में फर्स्ट ही डिवीजन जो है ये सेल्यूलर टाइप से हुआ, फर्स्ट टाइम ही बस वो क्या है साइटोप्लाज्म के साथ डिवाइड हुए, मगर बाद की स्टेजेस आप देखो तो न्यूक्लियर टाइप से हो गए। मतलब बाद में जो है दोनों साइड में इस स्मॉल सेल में भी और लार्ज सेल में भी क्या हो गया फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में जिस तरह से हो रहा था। और बाद की स्टेजेस में जो है क्या होता है फिर साइटोकाइनेसिस होता है। बाद की स्टेजेस में मतलब जब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है उसके बाद अब इसको जो है
थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म जो है अलग अलग हो जाएगा। इनका मतलब ये अभी सेल बन रहे, देखिए इस तरह से जो है अभी क्या होता है, अब इनका जो है साइटोकाइनेसिस हुआ। ठीक है, तो इस तरह से इनिशियली जो है ये सेल्यूलर टाइप से हो जाते हैं और बाद में जो है न्यूक्लियर टाइप से बिहेव करते हैं, और इसलिए जो है इसको बोल सकते हैं आप कि इट इज इंटरमीडिएट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। ये क्या है, एक तरह से इंटरमीडिएट टाइप का एंडोस्पर्म है। और ये देखा जाता है मोनोकॉट के अंदर, एक ऑर्डर है हेलोबियल। कहाँ देखा जाता है इसको, मोनोकॉट के अंदर। मोनोकॉट के अंदर ये देखा जाता है, एक ऑर्डर है जो है हेलोबियल। इस ऑर्डर के अंदर जो है, हेलोबियल ऑर्डर के अंदर जो है आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑर्डर है हेलोबियल, ये मोनोकॉट में देखा जाता है, और इसलिए हेलोबियल ऑर्डर में होता है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया है हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है ना, हेलोबियल ऑर्डर में होता है इसलिए नाम क्या दे दिया, हेलोबियल एंडोस्पर्म। ठीक है, तो इस तरह से हेलोबियल एंडोस्पर्म जो है ये मोनोकॉट में रहेगा, जबकि सेल्यूलर और न्यूक्लियर जो है ये क्या है, ये डाइकॉट में रहेंगे। ठीक है, ये पॉलीपेटेली में रहेगा न्यूक्लियर, और ये रहेगा गैमोपेटेली के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से 3 टाइप्स के जो है एंडोस्पर्म देखे जाते हैं। 3 टाइप्स के एंडोस्पर्म जो है जनरली नेचर में होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 3 टाइप के एंडोस्पर्म के बारे में अपन ने देखा है। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। देखिए, कुछ ऐसे फैमिलीज है एंजियोस्पर्म के अंदर जिनके पास एंडोस्पर्म है ही नहीं। जैसे एक फैमिली है ऑर्किडेसी। ठीक है, ऑर्किडेसी मतलब जो आपने ऑर्किड के फ्लावर देखे होंगे। जनरली जो फ्लावर बेचने वाले जो लोग होते हैं, जो बुके वगैरह बनाते हैं, वो लोग जो है ऑर्किड के फ्लावर भी बेचते हैं। ये ऑर्किडेसी एक ऐसी फैमिली है जहाँ पे आप देखिए तो उनके पास एंडोस्पर्म डेवलप ही नहीं होता, मतलब उनके पास स्टोरेज ही नहीं होता। तो स्टोरेज नहीं होता तो सीड को जर्मिनेशन के लिए जो है वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि सीड जर्मिनेट होता है तो उस टाइम उसको जो है न्यूट्रिशन चाहिए, फूड चाहिए, और तभी जाके जो है वो अपने खुद के भरोसे जब फोटोसिंथेसिस करना शुरू करेगा, तब तक के सर्वाइव करने के लिए उसको एंडोस्पर्म की ज़रूरत होती है। मगर इनके पास वो प्रॉब्लम है, ये नहीं कर सकते, इसलिए ये ऐसी कुछ जगह पे रहना पसंद करते हैं जहाँ पे उसको फूड सप्लाई हो जाए, न्यूट्रिशन मिल जाए और वाटर मिल जाए। इसलिए ये ड्राई एरिया में जनरली नहीं रहेंगे। ठीक है, जहाँ पे मॉइस्चर वगैरह रहता है वहाँ पे जनरली ग्रो होते हैं। तो इसका प्रॉब्लम है कि ये जो है एंडोस्पर्म नहीं होने की वजह से ये हमेशा क्या है, कहीं न्यूट्रिशन की तलाश में जो है वहाँ पे वो ग्रो होते हैं। जहाँ पे उसको न्यूट्रिशन थोड़ा बहुत मिल जाए वहाँ पे वो ग्रो होंगे। तो ऑर्किडेसी में जो है एंडोस्पर्म नहीं होंगे। और यहाँ देखिए ओइनोथेरा टाइप का भी क्या है, एंडोस्पर्म डेवलप होता है। ठीक है, मतलब ओइनोथेरा टाइप के जो पॉलीगोनम टाइप का जो एम्ब्रियो सैक है, और एक होता है ओइनोथेरा टाइप का एम्ब्रियो सैक। इसमें क्या होता है, इसमें जो सेंटर में जो सेल थे, जैसे यहाँ पे एक सेल होता है, एक जो न्यूक्लियस था और एक दूसरा न्यूक्लियस था, दोनों फ्यूज होते हैं। तो ओइनोथेरा में क्या होता है, यहाँ पे दो नहीं एक ही न्यूक्लियस होता है, एक ही न्यूक्लियस होता है। और वहाँ पे जो है ओइनोथेरा टाइप में आप देखिए तो ओइनोथेरा टाइप में ये जो एंटीपोडल सेल थे ये भी एब्सेंट थे। तो 3 जो है ये सेल होते हैं जो एक एपरेटस के अंदर है, एक तो एक सेल और 2 सिनर्जिड, और एक सेंटर में जो रहेगा एक ही सिंगल न्यूक्लियस रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसके पास 4 न्यूक्लियस और 4 सेल होते हैं ओइनोथेरा टाइप के एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो जब ऑलरेडी सेंटर में एक ही न्यूक्लियस है तो सेकंड जो मेल गैमेट जो जाके फ्यूज होता है तो n+n क्या हो जाता है, वहाँ पे 2n हो जाएगा, मतलब डिप्लॉयड हो जाएगा, है ना। तो इसलिए जो ओइनोथेरा टाइप का जो एम्ब्रियो सैक रहेगा वहाँ पे हमेशा एंडोस्पर्म जो रहेगा वो क्या रहेगा, डिप्लॉयड रहेगा, ट्रिप्लॉयड नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पे सेंटर में एक ही न्यूक्लियस था। यहाँ पे जो है पॉलीगोनम टाइप में क्या होता है, सेंटर में 2 न्यूक्लियस है, तो दोनों फ्यूज होते हैं तो डिप्लॉयड हो जाते हैं, और फ्यूज होके फिर थर्ड जो है मेल गैमेट के साथ फ्यूज होते हैं, तो इस तरह से वहाँ पे ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म बनता है। मगर ओइनोथेरा में जो है सेंटर में एक ही न्यूक्लियस था, और एक न्यूक्लियस जो हैप्लॉयड है, और दूसरा जो मेल गैमेट जाता है हैप्लॉयड हैप्लॉयड बन के जो है डिप्लॉयड एंडोस्पर्म बन जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ओइनोथेरा में डिप्लॉयड एंडोस्पर्म होता है। अब देखिए आपने कोकोनट जो है, कोकोनट आपने जो है खाया होगा, पानी भी पीते हैं उसमें, तो जो पानी पीने वाला जो पोर्शन जो बनता है उसमें वो क्या है,
वो एंडोस्पर्म का पोर्शन है। जो आप कोकोनट वाटर जब पीते हैं तो आप जो वाटर जो पी रहे हो उसका वो क्या है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है ना। ड्रिंकिंग पोर्शन इज न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। जबकि जो आप जो खाने वाला जो पोर्शन होता है उसमें, है ना, नारियल पानी जो है पीने के बाद भी उसके साइड में आप देखिए तो मलाई जो होती है उसमें वो क्या है एक्चुअली, वो है सेल्यूलर एंडोस्पर्म है। तो यहाँ पे आपको जो है न्यूक्लियर भी और सेल्यूलर भी दोनों तरह से जो है एंडोस्पर्म वहाँ पे दिखाई देता है। तो ये कोकोनट में होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आज अपन ने देखा एंडोस्पर्म के बारे में, ठीक है। एंडोस्पर्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंश्योर करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो का न्यूट्रिशन और ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन ऑल्सो इट विल प्रोवाइड द न्यूट्रिशन। और उस वजह से जो है सीड को जब तक खुद के लीफ नहीं आते तब तक के जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी जो है एंडोस्पर्म की होती है। तो इसलिए एंडोस्पर्म ज़रूरी है। अभी अपन देखेंगे थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है फेट ऑफ एंडोस्पर्म। इसमें क्या है कि एंडोस्पर्म जो है डेवलप तो हो जाता है मगर ये सभी सीड्स में जो है वैसे के वैसे रहता नहीं है। किसी किसी सीड में ये जो है डेवलपमेंट होने के बाद जो है ये रहता है, मतलब सीड बनने तक ये रहता है। तो इन सम सीड्स एंडोस्पर्म इज रिटेन और इनको जो है बोला जाता है एंडोस्पर्मिक सीड या तो फिर अल्ब्यूमिनस सीड, मतलब जिनमें ये पूरी तरह से एग्जॉस्ट नहीं होता। एग्जॉस्ट कौन करेगा इसको, एक तो एम्ब्रियो करेगा, बराबर है। और ये एंडोस्पर्म कहाँ से लेता है न्यूट्रिशन, न्यूक्लियस से ले लेता है। और ये क्या करता है खुद पूरा जो है एग्जॉस्ट नहीं होता है, तो उसको बोला जाएगा एंडोस्पर्मिक सीड या तो अल्ब्यूमिनस सीड, ठीक है। दो टाइप के सीड बन जाते हैं। फिर एंडोस्पर्म पूरा एग्जॉस्ट होगा या नहीं होगा इस बेसिस पे दो टाइप के सीड्स जो है ये डिफाइन किए जाते हैं। एक है एंडोस्पर्मिक, या तो आप इसको बोल सकते हैं अल्ब्यूमिनस। अल्ब्यूमिनस सीड्स। और दूसरा आ जाता है आपका नॉन एंडोस्पर्मिक या तो एक्स अल्ब्यूमिनस, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या तो फिर आ जाता है एक्स अल्ब्यूमिनस, है ना। देखिए इसमें डिफरेंस क्या है एंडोस्पर्मिक या अल्ब्यूमिनस सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स अल्ब्यूमिनस सीड में डिफरेंस क्या है। तो देखिए डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो है सीड जो है ये एंडोस्पर्म जो है इसमें पूरा खत्म नहीं होता है। एंडोस्पर्म वैसे भी रहता है मैच्योरिटी के बाद जो है आप सीड बनने के बाद भी जो है एंडोस्पर्म रहता है। तो फूड कई बार जो है इसमें स्टोर रहता है, एंडोस्पर्म में स्टोर रहता है फूड, ठीक है। यहाँ पे क्या है नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स अल्ब्यूमिनस सीड जो है इसमें क्या है एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली यूज्ड। एंडोस्पर्म जो है पूरी तरह से यूज हो जाता है। कौन यूज करता है इसको, एम्ब्रियो यूज करता है। जो भी ग्रोइंग डेवलपिंग जो एम्ब्रियो होता है उसको न्यूट्रिशन चाहिए होता है तो कहाँ से लेगा, एंडोस्पर्म उसको प्रोवाइड करेगा। और इसी वजह से जो है एंडोस्पर्म पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे पूरा एग्जॉस्ट नहीं होता, यहाँ पे पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है। अब यहाँ पे अगर एंडोस्पर्म अगर पूरी तरह से अगर यूटिलाइज हो जाएगा नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में तो फिर फूड कहाँ पे स्टोर होगा, तो फूड होगा कॉटिलेडॉन में स्टोर। फूड जो है कॉटिलेडॉन में स्टोर होता है। यहाँ पे फूड जो है जनरली एंडोस्पर्म में स्टोर होता है। यहाँ पे जो एंडोस्पर्म जो है ये डेवलप है मगर यहाँ पे जो है कॉटिलेडॉन जो है ये डेवलप है। तो ये डिफरेंस जो है ये देखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो जनरली न्यूक्लियर टाइप का जो है एंडोस्पर्म यहाँ पे डेवलप हुआ है कि नहीं, न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म होता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे सेल्यूलर टाइप का एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। तो एंडोस्पर्म यूटिलाइज होगा कि एंडोस्पर्म जो है रिटेन रहेगा, इसके बेसिस पे जो है सीड्स के दो टाइप हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल क्या है अपने पास, यहाँ पे एग्जाम्पल है कुछ, जैसे आपने देखा है कि कैस्टर, कैस्टर जो है इसमें एंडोस्पर्म दिखाई देता है आपको सीड्स के अंदर। सीरियल जो भी है
जैसे कि व्हीट है, राइस है, ये सब क्या है, सीरियल्स में आते हैं। देन कोकोनट, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है अल्ब्यूमिनस सीड्स के या एंडोस्पर्मिक सीड्स के। यहाँ पे अगर आप देखिए एग्जाम्पल जो रहेंगे, ये रहेंगे जैसे पी है, या बीन, या फिर सनफ्लावर। जितने भी दाल वाली जो कैटेगरी है वो सब क्या है, यहाँ पे इंक्लूड है। दाल वाली जो भी कैटेगरी है वो सब क्या है, यहाँ पे इंक्लूड है, वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है। क्योंकि उनमें आप देखिए दो कॉटिलडॉन जो है आपको दिखाई देते हैं, दो कॉटिलडॉन जो है वहाँ पे क्लियर कट होते हैं। तो इसलिए वहाँ पे कॉटिलडॉन के अंदर स्टोरेज होता है, एंडोस्पर्म के अंदर नहीं। यहाँ पे एंडोस्पर्म के अंदर स्टोरेज होता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। प्लांट को कुछ ना कुछ तो डेवलप करना था। एक तो एंडोस्पर्म में स्टोर करेगा फूड, क्योंकि एम्ब्रियो जो बन चुका है सीड्स के अंदर, उसको जब जर्मिनेट होना है तब भी उसको जो है क्या है, एनर्जी लगेगी, फूड लगेगा। तो वो फूड एक तो कॉटिलडॉन में स्टोर किया जाएगा या तो फिर एंडोस्पर्म में स्टोर किया जाएगा। यहाँ पे जनरली एंडोस्पर्म में स्टोर होता है, यहाँ पे जो है ये कॉटिलडॉन में स्टोर होता है। ठीक है, यही एक डिफरेंस है। तो जनरली अगर देखा जाए तो मोनोकॉट में सीड जो है ये एंडोस्पर्मिक होता है, और डायकॉट में जो सीड है ये क्या है, उसके अंदर स्टोरेज कॉटिलडॉन के अंदर होता है। ये जनरली ऐसे देखा है, मगर इसमें एक्सेप्शन भी है। जनरली कैस्टर क्या है, ये डायकॉट है, बट कैस्टर देखो एंडोस्पर्मिक सीड बना रहा है है ना। तो ये इस तरह से एक्सेप्शन भी है, मगर जनरली अगर देखा जाए तो एंडोस्पर्मिक सीड मतलब जो मोनोकॉट का रहेगा, और डायकॉट में क्या है, कॉटिलडॉन में स्टोर रहेगा। तो इस तरह से इसका जो है एंडोस्पर्म जो है डेवलप होता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अपन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डायकॉट। देखिए अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अभी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डायकॉट। उसके बाद अपन देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकॉट। तो सबसे पहले डायकॉट के एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को समझते हैं। तो इसके पहले अपन ने देखा कि एंडोस्पर्म डेवलप कैसे हुआ। ठीक है, एंडोस्पर्म के टाइप्स भी देखे। तो सबसे पहले क्या होता है कि एम्ब्रियो डेवलप होने से पहले ही जो है एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पूरा हो जाता है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो स्टार्ट्स आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो है पहले बन चुका है, और ये ज़रूरी है क्योंकि एम्ब्रियो को जो है जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो कौन सप्लाई करने वाला है, एंडोस्पर्म। तो इसलिए एंडोस्पर्म का जो है पहले बनना जो है ज़रूरी है। तो पहले एंडोस्पर्म बन जाता है, और फिर जो है जब तक एंडोस्पर्म बन रहा था तब तक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। अभी एंडोस्पर्म जो है कंप्लीट बन चुका है, उसके बाद जो है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए सबसे पहले जायगोट जो है, यहाँ पे जायगोट बना था, है ना। मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ था। देखिए ये ओहुल का स्ट्रक्चर है, और ये ओहुल के अंदर देखिए पोलन ट्यूब आई थी, जिसने दो मेल गैमेट जो है ये सिनर्जिड के थ्रू जो है, सिनर्जिड के पॉइंट से, फिलिपा एपरेटस के पॉइंट से जो है क्या है रिलीज किए थे। एक मेल गैमेट जो है यहाँ पे फ्यूज हुआ था। ठीक है, और एक मेल गैमेट जो फ्यूज हुआ उसने क्या बना दिया, फिर जायगोट बना दिया। मेल गैमेट व्हेन फ्यूज विथ एग सेल देन इट विल टर्न इनटू अ जायगोट। ये जायगोट है अभी, दिस इज जायगोट। ये क्या है अभी, जायगोट है। और एक फ्यूजन हुआ था, कहाँ पे हुआ था ये, यहाँ पे सेंटर में हुआ था। यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर बना था जो क्या है 3N स्ट्रक्चर था, जो क्या है एंडोस्पर्म है, बराबर है। तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट अपन ने देखा है, दिस इज एंडोस्पर्म। अभी एंडोस्पर्म बन चुका है, उसके बाद जो है जायगोट का जो है डेवलपमेंट शुरू होता है। तभी जायगोट जो है ये डेवलप होगा, और वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा, फिर देखो ये जो 3N जो मैंने निकाला ये क्या है, एंडोस्पर्म का एरिया है। तो एंडोस्पर्म से जो है जायगोट जो है न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करेगा, और न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करके वो जो है ऊस्पोर में डेवलप हो जाएगा। तो ये ऊस्पोर क्या होता है, ऊस्पोर मतलब क्या है कि जब बिगिनिंग में ये एंडोस्पर्म से फूड अब्सॉर्ब करता है जायगोट, और उसके साइज जो है उसका इंक्रीज हो जाता है, अब्सॉर्ब करेगा फूड फ्रॉम द एंडोस्पर्म, एंड द साइज देन आफ्टर इंक्रीजेस, एंड उसके बाद जो है उसका क्या होता है कि वो कुछ लेयर को सिक्रेट करता है। जायगोट क्या करता है, कुछ लेयर को सिक्रेट करता है खुद ही, और उसकी वजह से एक कवरिंग जो है जायगोट के ऊपर आ जाती है, और तब जाके जो है इसको जायगोट को बोला जाता है ऊस्पोर।
क्या बोला जाता है उसको फिर? ऊस्पोर। तो मतलब खुद ही ये कुछ सिक्रेट करेगा और उसकी वजह से एक कवरिंग बन जाएगी जायकोट की सराउंडिंग में, तो उसको जो है फिर ऊस्पोर बोला जाएगा। तो ये ऊस्पोर बन जाता है, मगर इसके लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो कहाँ से लेगा जायकोट? एंडोस्पर्म से लेगा। ठीक है, क्योंकि एंडोस्पर्म पहले ही डेवलप हो चुका था। अब जो है ऊस्पोर जो है ये डिवाइड होता है। ऊस्पोर जो है क्या है भी? डिवाइड होता है। जो फर्स्ट डिवीजन होती है ऊस्पोर के अंदर वो होती है ट्रांसवर्स डिवीजन। क्या है? ट्रांसवर्स डिवीजन होगी। देखिए यहाँ पे ट्रांसवर्स डिवीजन। अभी ये जो है ये पार्ट कौन सा है? ये जो एम्ब्रियो का जो पार्ट है यही है। अभी मैं बात करूंगा बस एक सिंगल सेल से जो डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो उसकी। ठीक है, तो आपको इमेजिन करना है ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर कहाँ पे डेवलप हो रहा है? ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है। देखिए इसको मैं ड्रॉ करूंगा अभी, और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ओहुल के अंदर का रहेगा। ठीक है, तो आपको इमेजिन ऐसे करना है कि ये पूरी जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किए ये यहाँ पे हो रहे हैं सब डेवलप। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी ऊस्पोर का डेवलपमेंट शुरू हुआ, ऊस्पोर डिवाइड हुआ, ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ। ट्रांसवर्स मतलब इस तरह से टीएस, टीएस जैसे लेते उस तरह से ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ और दो सेल बने। अब देखिए दो सेल बने, वो कैसे बने? एक लार्ज है और एक स्मॉल है। अब देखिए लार्ज कौन सा है? लार्ज कौन सा है? जो माइक्रोपाइल की तरफ जो है वो क्या है? लार्ज है। और जो चलाइजा की तरफ जो है वो क्या है? स्मॉल है ना? तो दो सेल बने बट दो अनइक्वल साइज के सेल बने। तो जो माइक्रोपाइल की तरफ जो रहेगा वो क्या रहेगा? लार्ज रहेगा, जिसको बोला जाता है बेसल सेल या तो सस्पेंसर सेल। ये क्या है? ये लार्ज रहेगा और उसको बोला जाएगा बेसल सेल या तो सस्पेंसर सेल। तो यहां पे कौन सा है बेसल सेल? ये है बेसल सेल, या तो आप इसको सस्पेंसर सेल भी बोल सकते हैं। और एक दूसरा जो सेल जो डेवलप हुआ वो कौन सा था? अपाइकल सेल या तो टर्मिनल सेल आप उसको बोल सकते हैं, या तो एम्ब्रियोनल सेल बोल सकते हैं। ये जो सेल है कौन सा है? अपाइकल, या तो आप उसको एम्ब्रियोनल बोलो, एम्ब्रियोनल, अपाइकल या तो फिर एम्ब्रियोनल। ठीक है, या तो आप उसको टर्मिनल सेल भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से दो अनइक्वल साइज के जो है सेल बने। एक माइक्रोपाइल की तरफ जो बना वो बेसल सेल है या तो सस्पेंसर सेल है, मगर वो लार्ज है साइज में, है ना? और जो चलाइजा की तरफ जो है वो अपाइकल है, या तो आप उसको टर्मिनल बोल सकते हैं या तो आप उसको एम्ब्रियोनल बोल सकते हैं। इस तरह से टू सेल स्टेज यहाँ पे आ गई, है ना? उसके बाद देखिए दोनों सेल जो है साइमल्टेनियसली डिवाइड होते हैं, मगर डिवीजन अभी चेंज है। देखिए बोथ द सेल डिवाइड साइमल्टेनियसली। देखिए ये जो है बेसल सेल डिवाइड हुआ तो ये ट्रांसवर्सली ही डिवाइड हुआ। पहले भी ट्रांसवर्सली डिवाइड हुए थे, अब ये भी फिर से क्या है? एक से दो सेल बन गए। ठीक है, मगर यहाँ पे डिवीजन कैसे हुआ? ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ। किसमें हुआ? बेसल सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ। बेसल सेल कैसे डिवाइड हुए? ट्रांसवर्सली डिवाइड हुए। जबकि अपाइकल सेल जो थे, अपाइकल सेल कैसे डिवाइड हुए? वर्टिकली। देखिए एक सेल था यहाँ पे और ये कैसे डिवाइड हुए? देखिए वर्टिकली डिवाइड हुए। तो एक से दो सेल बने दोनों सेल में। तो इस तरह से फोर सेल स्टेज आ गई यहाँ पे, है कि नहीं? फोर सेल स्टेज आ गई, मगर ये फोर सेल अरेंज कैसे है? तो फोर सेल जो अरेंज है वो टी शेप में है। फोर सेल्स आर अरेंज इन टी शेप में। देखिए इस तरह से बन रहा है, दो ऐसे है और दो ऐसे है, तो एक टी लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे, है ना? कैसे बन रहा है ये? इस तरह से टी शेप बन रहा है कि नहीं? ये टी शेप स्ट्रक्चर बन जाता है ना? ये टी शेप स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे डेवलप होता है। फोर सेल स्टेज जो है ये टी शेप रहेगी हमेशा, टी शेप। तो इस तरह से टी शेप स्ट्रक्चर बन गया। अब ये एम्ब्रियोनल सेल जो है ये अभी ये फोर सेल स्टेज है। एम्ब्रियोनल सेल जो है, जो ऊपर वाला जो सेल है जो चलाइजा की तरफ है, जो एम्ब्रियोनल सेल है वो फिर से डिवाइड होता है, वर्टिकली फिर से डिवाइड होगा और वर्टिकली डिवाइड होकर जो है फोर एम्ब्रियोनल सेल बनाएगा। अभी देखिए यहाँ से इसके बाद के स्टेप, यहाँ पे दो सेल थे, अब यहाँ पे फिर से वर्टिकली डिवाइड होकर जिसने क्या बना दिए? फोर सेल स्टेज में आ गए। बराबर है? तो स्टेज क्या बन गई? अभी फोर सेल स्टेज बन गई, जिसको आप बोल सकते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोल सकते हैं आप उसको? फोर सेल स्टेज जो बन गई
4 सेल स्टेज मतलब उसको बोला जाएगा क्वाड्रेंट स्टेज। ठीक है, क्वाड्रेंट मतलब 4। और देखिए क्वाड्रेंट स्टेज आप उसको बोलोगे, ये जो है ये क्या है, क्वाड्रेंट स्टेज है। इसको आप क्वाड्रेंट एम्ब्रियो बोल सकते हैं, क्वाड्रेंट स्टेज एम्ब्रियो। ठीक है। और जो सस्पेंसर जो सेल थे, बेसल जो सेल से जो बने थे, ये और ये सेल जो है, ये देखिए ये 2 सेल थे। अब ये फिर से डिवाइड होंगे। ये क्या होंगे, फिर से डिवाइड होंगे, मगर ये हमेशा ट्रांसवर्सली डिवाइड होंगे। बेसल सेल हमेशा क्या होता है, ट्रांसवर्सली डिवाइड होता है। तो ये तो वर्टिकली डिवाइड हुए, कौन से, टी शेप में जो थे ऊपर वाले जो 2 सेल थे, ये वर्टिकली डिवाइड हुए तो क्वाड्रेंट स्टेज बन गई। 2 से 4 सेल बन गए तो क्वाड्रेंट बोला गया उसको। मगर ये जो है वर्टिकली नहीं, ये ट्रांसवर्सली डिवाइड होते थे। देखिए कैसे स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पे एक लॉन्ग एक फिलामेंट जैसे स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये लॉन्ग फिलामेंट जैसे स्ट्रक्चर बन रहा है। तो इसको बोला जाता है सस्पेंसर। when 2 suspensor cell divide transversely and they form 6 to 10 cell long filament, तो ये 6 to 10 सेल जो लॉन्ग फिलामेंट है उसको बोला जाता है सस्पेंसर। तो यहाँ पे कौन सा है सस्पेंसर, ये है सस्पेंसर। ठीक है, ये है सस्पेंसर। अब देखिए जो माइक्रोपाइलर सेल की तरफ जो सस्पेंसर सेल है, एक सेल जो है उसमें से जो एकदम माइक्रोपाइल की तरफ रहेगा सबसे, वो जो सेल है वो टर्न हो जाता है हाउस्टोरियल सेल में। तो ये है आपका हाउस्टोरियल सेल। जो माइक्रोपाइल की तरफ जो सबसे लास्ट वाला जो सेल था, जो माइक्रोपाइलर एंड पे था सस्पेंसर सेल में से, वो जो है इट विल टर्न इनटू हाउस्टोरियल सेल। और ये हाउस्टोरियल सेल करता क्या है, it absorb nutrition and supply it to the developing embryo। ये कहाँ से न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब करेगा, ये देखिए ये यहाँ पे डेवलप हो रहा है एकदम माइक्रोपाइलर एंड पे। तो ये जो है न्यूसेलस से, क्योंकि ये तो न्यूसेलस के अंदर है, यहाँ पे क्या है न्यूसेलस है, एम्ब्रियो सैक के अंदर सब हो रहा है, तो न्यूसेलस है बाहर में। तो न्यूसेलस का जो न्यूट्रिशन है ये खींचने का काम करता है हाउस्टोरियल सेल, और वो किसको सप्लाई कर देता है, ये डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है इसको जो है सप्लाई कर दे, क्योंकि उसको जो है काफ़ी ज़रूरत रहती है उस टाइम एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। तो ये हाउस्टोरियल सेल का काम है कि अब्सॉर्ब करना न्यूट्रिशन, ठीक है, और सप्लाई कर देना डेवलपिंग एम्ब्रियो को, ये उसका काम होता है। ठीक है, तो ये हाउस्टोरियल सेल काम करेगा। उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो क्वाड्रेंट जो एम्ब्रियो है, ये वाला जो है क्वाड्रेंट मतलब 4 स्टेज वाला जो एम्ब्रियो है, ये फिर से ट्रांसवर्सली अभी डिवाइड होगा। देखिए अभी तक की जो है 2 बार वो क्या हो गया, वर्टिकली डिवाइड हुआ है। यहाँ पे देखिए इससे जब ये बना तो ये वर्टिकली डिवाइड हुआ, यहाँ पे भी ये फिर से एक बार और वर्टिकली डिवाइड होगा। अभी जो है ये ट्रांसवर्सली डिवाइड होगा। तो देखिए जब 4 सेल थे, जब ट्रांसवर्सली डिवाइड होंगे तो 8 सेल बनेंगे। तो ये जो 8 सेल वाली जो स्टेज है, 8 सेल वाली जो स्टेज है, ये क्या रहेगी, फिर ऑक्टेंट स्टेज रहेगी। क्वाड्रेंट स्टेज से ये क्या हो जाएंगे, ऑक्टेंट हो जाएंगे। ऑक्टेंट मतलब 8 सेल एम्ब्रियो है। अभी देखिए ये स्टेज क्या है, 8 सेल। तो अब ये ये जो ऑक्टेंट जो स्टेज है ये एक्चुअली अरेंज कैसे है, 2 टायर्स में अरेंज है। ठीक है, 2 टायर में अरेंज है। देखिए ऊपर में 4 सेल है, नीचे में 4 सेल है, ये 4 सेल ऊपर के, ये 4 सेल नीचे के, तो 2 ग्रुप में ये अरेंज है। तो इनको जो है 4+4 की अरेंजमेंट आप बोल सकते हैं। ऑक्टेंट स्टेज है मतलब कैसे, ये 4+4 की अरेंजमेंट है। अब इसमें जो ऊपर वाले जो 4 सेल है, द 4 सेल ऑफ द ऑक्टेंट एम्ब्रियो लाइज नियर द हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस मतलब क्या है, ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोला जाता है हाइपोफाइसिस। ये जो सेल है, ये सेल कौन सा है, सस्पेंसर को अगर आप डिवाइड करो तो एक सेल तो लास्ट वाला जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, ये तो हाउस्टोरियल सेल है। मगर सस्पेंसर का एक जो सेल जो एम्ब्रियो से कनेक्टेड है, लास्ट वाला सेल सस्पेंसर का जो एम्ब्रियो की तरफ कनेक्टेड है, इसको बोला जाता है हाइपोफाइसिस।
क्या बोला जाता है उसको? हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस, ठीक है। इसका मैं बताऊंगा कि आगे क्या यूज है। तो ये हाइपोफाइसिस है। तो जो सेल हाइपोफाइसिस से जो है कनेक्टेड है, किसके? एम्ब्रियो के, तो उसको बोला जाता है हाइपोबेसल सेल। क्या बोला जाएगा? हाइपोबेसल सेल। तो ये जो 4 सेल है इसको बोला जाता है हाइपोबेसल, क्या बोला जाएगा इसको? हाइपोबेसल सेल। और ये जो सेल है, जो 4 सेल जो ऊपर की तरफ है, चलाइजा की तरफ जो है, उसको बोला जाता है इपीबेसल सेल। क्या बोला जाएगा उसको? इपीबेसल सेल्स। तो इस तरह से 2 टायर में, 2 ग्रुप में जो है ये ऑक्टेंट जो स्टेज है ये अरेंज है। ऊपर के 4 जो है इसको बोला जाएगा इपीबेसल, और हाइपोबेसल कौन से? जो नीचे की तरफ है, जो हाइपोफाइसिस की तरफ है, ठीक है, उसको बोला जाएगा हाइपोबेसल। हाइपो मींस नीचे वाले, और ईपी मींस ऊपर वाले, ठीक है। ईपी मींस, ईपी का मतलब होता है अबव, हाइपो मींस बिलो। तो इस तरह से ये 4+4 के अरेंजमेंट में रहेंगे हमेशा, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, ये क्वाड्रेंट स्टेज जो है ये ऑक्टेंट स्टेज में जो है कन्वर्ट हो जाती है। क्वाड्रेंट स्टेज जो है ये ऑक्टेंट स्टेज में कन्वर्ट हो गई, और उसके बाद जो है 4+4 के अरेंजमेंट में ये आ गए, ठीक है। तो जो हाइपोफाइसिस की तरफ जो सेल्स थे 4 सेल, वो है हाइपोबेसल सेल, और जो चलाइजा की तरफ जो थे वो है इपीबेसल सेल। इस तरह से जो है ये अरेंज हो जाते हैं। अब ये हाइपोबेसल सेल जो है ये क्या करते हैं? हाइपोबेसल सेल जो है, ये वाले जो सेल रहेंगे 4 सेल, ये क्या करते हैं एक्चुअली? ये रेडिकल और हाइपोकोटाइल को बनाते हैं। रेडिकल एंड हाइपोकोटाइल को बनाते हैं, ठीक है। और जो इपीबेसल सेल जो है 4 जो अबाउ जो सेल है, ये क्या है? ये कॉटिलिडॉन को और प्लूमुल को बनाते हैं। अब ये क्या है? रेडिकल और प्लूमुल तो आपको पता होगा। जैसे यहां देखिए, यहाँ पे ये 2 कॉटिलडॉन है। जो सीड्स के अंदर की मैं बात करूं, सीड्स कैसे डेवलप होता है? सीड्स आप देखिए, ग्राम का वगैरह सीड इस तरह से रहेगा, है ना। तो इसके अंदर ये एक और ये एक 2 कॉटिलडॉन है। तो ये इस तरह से जब सीड्स में रहते तो इस तरह से रहते हैं कॉटिलडॉन। इसके बीच में जो है एक आपको एक्सिस मिलेगा, ये जो है ये एक्सिस है। तो ये सीड के अंदर जब रहेगा तो इस तरह से 2 कॉटिलडॉन प्रेजेंट होते हैं। डाइकोट में जनरली 2 कॉटिलडॉन इस तरह से प्रेजेंट रहेंगे, और यहाँ पे जो है एक ये जो पॉइंट रहेगा, ये रहेगा प्लूमुल। प्लूमुल वो पार्ट होता है सीड के अंदर जो एक्चुअली शूट सिस्टम को डेवलप करेगा। और ये जो पॉइंट है, ये है रेडिकल। ये रेडिकल क्या होता है? रेडिकल जो है रूट सिस्टम को डेवलप करता है। तो 2 पॉइंट होते हैं एम्ब्रियो के, एक होता है रेडिकल और एक होता है प्लूमुल, ठीक है। और ये है 2 कॉटिलिडॉन। अब ये हाइपोकोटाइल क्या है? हाइपोकोटाइल कौन सा पार्ट होता है? जो कॉटिलडॉन के नीचे होता है। यहाँ पे कॉटिलडॉन जिस पॉइंट पे अटैच है, सपोज यहाँ पे अटैच है, तो ये पॉइंट के नीचे वाला जो पॉइंट रहेगा अप टू रेडिकल, तो वो रहेगा आपका, क्या रहेगा? वो हाइपोकोटाइल रहेगा। और कॉटिलडॉन के अटैचमेंट के नीचे जो पॉइंट रहता है वो रहता है फिर इपिकोटाइल। वो इपिकोटाइल अपन बाद में देखेंगे। अभी जो है रेडिकल और हाइपोकोटाइल को जो है हाइपोबेसल सेल बनाते हैं, जबकि इपीबेसल सेल 2 कॉटिलडॉन और ये प्लूमुल को बनाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस तरह से कौन सी स्टेज बन गई? वी ऑक्टेंट स्टेज बन गई। और देखिए सस्पेंसर सेल जो है ये हाइपोफाइसिस, एक सेल यहाँ पे रहता है, और बाकी जो सेल है ये हाउस्टोरियल सेल है, और बीच के जो है 6 to 10 सेल स्टेज रहती है इसकी, जो ट्रांसवर्सली डिवाइड हुए थे, जिसको अपन बोल रहे थे सस्पेंसर सेल। जिसको क्या बोल रहे थे अपन? सस्पेंसर सेल। तो इस तरह से जो है सस्पेंसर जो है ये बने रहेंगे। और ये सस्पेंसर का रोल क्या है? ये सस्पेंसर जो है यहाँ पे है इस तरह से, तो ये क्या करते हैं? पुश करते रहते हैं एम्ब्रियो को टुवर्ड्स दी एंडोस्पर्म, क्योंकि एंडोस्पर्म में जो है फूड है, तो डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है उसको तो फूड लगेगा, तो फूड के लिए जो है ये धीरे धीरे उसको पुश करते रहते हैं। इसलिए सस्पेंसर जो है ये ट्रांसवर्सली डिवाइड होते हैं। देखिए हाइट अगर बढ़ानी है, अगर एम्ब्रियो को अगर ढकेलना है किसकी तरफ?
ये एंडोस्पर्म की तरफ, तो हाइट बढ़ानी पड़ेगी, और हाइट बढ़ाने के लिए जो डिवीजन जरूरी है वो कौन सी है, ट्रांसवर्स, क्योंकि इसमें जो है लेंथ बढ़ जाती है, इस तरह से जो है ये लेंथ बढ़ जाएगी, तब जाके ट्रांसवर्स डिवीजन वहां पे जरूरी है। तो हाउस्टोरियल सेल है अभी, एक है हाइपोफाइसिस सेल, बीच के ये सस्पेंसर सेल, और अभी एम्ब्रियो जो है ये ऑक्टेंट स्टेज में है 4+4 की। मगर अब जो है ये क्या है, पेरिक्लिनली डिवाइड होते हैं, पेरीफेरी की तरफ से देखो डिवाइड हो रहे हैं, पेरिक्लिनली डिवाइड होंगे, और 8 सेल से 16 सेल स्टेज आएगी, फिर 16 सेल से जो है 32 सेल स्टेज आएगी, फिर 64 सेल स्टेज आएगी, और धीरे धीरे जो है इस तरह से जो है ये एक सर्कल में एक ग्लोबुलर स्टेज का एम्ब्रियो बनता है। देखिए ये स्टेज क्या है एम्ब्रियो की, ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो है। ठीक है, डिवीजन कैसे हुआ, 8 सेल स्टेज थी, 8 से 16 सेल हो गए, क्योंकि पेरिक्लिनली डिवाइड हुए, और डिवाइड होंगे और डिवाइड होंगे, और इस तरह से ग्लोबुलर स्टेज जो है बन जाएगी। मतलब एक जो है ग्लोब जैसे जो है स्ट्रक्चर बन रहा है, इसलिए इसको ग्लोबुलर स्टेज बोला जाएगा। तो ऑक्टेंट से क्या बना, ऑक्टेंट से मतलब 8 सेल स्टेज से 16 सेल स्टेज, मगर ये डिवीजन कैसे हुआ, पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ, पेरीफेरी की तरफ से डिवाइड हुए। तो 16 सेल स्टेज को ही आप बोल सकते हैं ग्लोबुलर स्टेज। धीरे धीरे ग्लोबुलर स्टेज देखिए हार्ट लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप हो गए। अब देखिए सस्पेंसर सेल, हाइपोफाइसिस सेल या हाउस्टोरियल सेल वैसे ही है, मगर अभी डेवलपमेंट हो रहा है एम्ब्रियो का। ये जो सेल है ये कौन से है, ये हाउस्टोरियल सेल है, हाउस्टोरियल सेल है। बाकी जो है ये सस्पेंसर सेल है ना, और ये क्या है, ये हाइपोफाइसिस है, दिस इज हाइपोफाइसिस। तो ये हाइपोफाइसिस जो है इसका रोल मैं बाद में बताऊंगा। अभी देखिए ग्लोबुलर जो एम्ब्रियो है ये डेवलप हो रहा है धीरे धीरे हार्ट शेप एम्ब्रियो में। किस में डेवलप हो रहा है, हार्ट शेप एम्ब्रियो। ये क्या है, हार्ट शेप है ना, देखिए हार्ट जैसे शेप है उसका, इसलिए हार्ट शेप एम्ब्रियो बोला जाता है। और धीरे धीरे ये और डेवलप होगा, और डिवीजन होगा, बहुत फास्ट डिवीजन होना शुरू हो जाता है हार्ट शेप एम्ब्रियो में भी। तो एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है ये इस तरह से डेवलप होता है। मगर अब देखिए यहाँ पे आते आते क्या है कि ये जो है यहाँ पे इसको स्पेस कम हो जाती है। जब तक स्पेस थी तब तक तो ये ग्रो होते चला गया, ग्लोबुलर से हार्ट शेप हो गया, ऑक्टेंट से क्वाड्रेंट से ऑक्टेंट, ऑक्टेंट से ग्लोबुलर, ग्लोबुलर से हार्ट शेप हो गया। मगर अब जो है यहाँ पे स्पेस इसको कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये ओवल टर्न है थोड़ा, है ना, ओवल टर्न होता है। ये टर्न की वजह से जो है ये क्या है, थोड़ा सा अभी कर्व होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये क्या है, धीरे धीरे अभी कर्व होना शुरू होगा। और ये कर्व जो होता है ओवल, ये किस वजह से होता है, क्योंकि ओवल का जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, थोड़ा सा कर्व है, देखिए ऐसा है, उल्टा है। तो इस तरह से ये अभी धीरे धीरे जो है इसके हार्ट शेप एम्ब्रियो जो है ये अभी कर्व होना शुरू होगा। अब ये कर्व होता है तो देखिए कैसे स्ट्रक्चर बन रहा है, देखिए कर्व होना शुरू हो गया, क्योंकि स्पेस कम है तो अभी ये कर्व हो रहा है। ये कर्व जो पोजीशन बनती है इसको बोला जाता है टॉर्पेडो शेप एम्ब्रियो। क्या बोला जाता है इसको, टॉर्पेडो शेप। ठीक है, ये टॉर्पेडो शेप एम्ब्रियो। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या है, ये तो आपका हाइपोफाइसिस है, ये आपका हाउस्टोरियल है, और ये जो है ये दो जो रहेंगे ये है आपके कॉटिलिडॉन। ये क्या है, आपके कॉटिलिडॉन है। ये क्या है, कॉटिलिडॉन है। और ये कॉटिलिडॉन जो है ये डायकोट में जनरली स्टोरेज जो है ये इनमें होता है, क्योंकि डेवलपिंग जो एम्ब्रियो इसने तो जनरली एंडोस्पर्म को एग्जॉस्ट कर दिया, एंडोस्पर्म इज एग्जॉस्टेड। ठीक है, तो स्टोरेज कहाँ पे हो रहा है, अभी कॉटिलिडॉन के अंदर हो रहा है। देखिए ये कॉटिलिडॉन के पार्ट जो है इस तरह से होते हैं, और यही वो कॉटिलिडॉन है जो सीड के भी अंदर होते हैं, और सीड के भी अंदर रहेंगे। और धीरे धीरे जब ये सीड जर्मिनेट होगा तो इसमें से जो है फूड यूटिलाइज किया जाता है। इसका जो फूड है जो स्टोर यहाँ पे है ये यूटिलाइज किया जाता है। अब ये कॉटिलिडॉन का ये जो पॉइंट है, ये जो आपको दिख रहा है, धीरे धीरे देखिए ये जो पॉइंट था ये डेवलप नहीं हुआ। ग्लोबुलर स्टेज से जब हार्ट शेप जब बन रहा था ये है ना, तो ये जो पॉइंट है यहाँ के सेल जो है डिवाइड होना स्लो हो जाते हैं, या रुक जाते हैं, या स्लो हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ के सेल डिवाइड नहीं होते, तो यहाँ के सेल डिवाइड नहीं होंगे तो
देखिए ये हार्ट शेप बन गया, इधर के सेल डिवाइड हो रहे, इधर के भी सेल डिवाइड हो रहे, यहाँ के नहीं हो रहे। तो ये जो पॉइंट बनता है, जो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, ये पॉइंट है जो एक्चुअली यहाँ पे होता है प्लीम्यूल। और प्लीम्यूल के एग्जैक्टली अपोजिट जो है यहाँ पे, प्लीम्यूल के एग्जैक्टली अपोजिट जो है ये रेडिकल होता है। दिस इज रेडिकल। यहां पे क्या रहेगा अभी, रेडिकल। ठीक है, तो रेडिकल और जो प्लीम्यूल है एग्जैक्टली अपोजिट रहेंगे। ठीक है, और इसके बीच का जो ये सेक्शन बनता है, इसके बीच के जो टिश्यूज है, ये देखिए, है ना, रेडिकल एंड प्लीम्यूल के बीच में जो एक एक्सिस है, दिख रहा है, रेडिकल तो एंड पे है, प्लीम्यूल भी एंड पे है, मगर बीच का जो ये पोर्शन जो है इसको बोला जाता है टाइजेलम। क्या बोला जाएगा इसको, टाइजेलम। दिस इज टाइजेलम। ठीक है, या तो आप इसको बोल सकते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस, या तो आप क्या बोलोगे, एम्ब्रियोनल एक्सिस, या तो फिर टाइजेलम। एक्सिस प्रेजेंट बिटवीन प्लीम्यूल एंड रेडिकल। एक्सिस प्रेजेंट बिटवीन प्लीम्यूल एंड रेडिकल इज कॉल्ड एज टाइजेलम और एम्ब्रियोनल एक्सिस। इस तरह से एम्ब्रियोनल एक्सिस बनता है ना। तो इस तरह से रेडिकल एक एंड पे, प्लीम्यूल एक एंड पे यहाँ पे, और कॉटिलडॉन, ये टाइजेलम या एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये आपका हाइपोफाइसिस, ये जो है ये सस्पेंसर है, और ये आपका हाउस्टोरियल सेल है। इस तरह का एक जो है मैच्योर जो आपका एम्ब्रियो रहेगा वो इस कंडीशन में रहेगा, जिसके पास प्लीम्यूल का पॉइंट रहेगा, रेडिकल रहेगा, टाइजेलम रहेगा, हाइपोफाइसिस सेल रहेंगे, सस्पेंसर सेल रहेंगे, हाउस्टोरियल सेल रहेंगे, और 2 कॉटिलडॉन रहेंगे, है कि नहीं, 2 कॉटिलडॉन रहेंगे। इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनता है इसको आप बोल सकते हैं कि मैच्योर एम्ब्रियो इन डाइकॉट। इस तरह से इसका जो है स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, है ना। अब देखिए रेडिकल एक पॉइंट पे है, और ये जो हाइपोफाइसिस है, जब भी सीड, ये पूरा स्ट्रक्चर कहाँ पे है, ये सीड के अंदर या ओहुल के अंदर है, तो ओहुल जो है बाद में सीड ही बनने वाला है। तो जब ये यहाँ पे है, तो जब भी रूट की ग्रोथ होती है, तो ये हाइपोफाइसिस जो सेल है ये क्या करता है, एज ए रूट कैप जो है इस रेडिकल को कवर कर लेता है। आपको पता है कि रूट का जो पॉइंट होता है उसको रूट कैप होती है ना। वो रूट कैप क्या करती है, जो भी हार्ड जो मटेरियल उसके बीच आता है उसको सॉफ्ट कर देती है, कुछ एंजाइम सीक्रेट करते हैं, उस वजह से वो सॉफ्ट होती जाता है, तो रेडिकल की ग्रोथ जो है ये स्मूथली होती रहती है ना। तो ये हाइपोफाइसिस जो है ये रूट कैप बनाता है। क्या है, हाइपोफाइसिस रूट कैप बनाएगा, हाइपोफाइसिस रूट कैप को डेवलप करेगा। ठीक है, और रेडिकल जो है रूट सिस्टम बनाएगा। रेडिकल क्या करेगा, रूट सिस्टम को बनाएगा। और प्लीम्यूल क्या करेगा, प्लीम्यूल जो है ये शूट को बनाएगा। प्लीम्यूल क्या करेगा, शूट सिस्टम को बनाएगा। ठीक है, और ये 2 कॉटिलडॉन। तो इस तरह से एक सीड के अंदर ये स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई देगा आपको, है ना। तो ये जो आपको हार्ट शेप जो एम्ब्रियो है वो यहाँ पे है, समझ लीजिए। ठीक है, ये हार्ट शेप एम्ब्रियो यहाँ पे है। ठीक है, ये पूरा जो है ये एम्ब्रियो का ही पार्ट है, ये 2 कॉटिलडॉन है, और यहाँ पे प्लीम्यूल है, यहाँ पे रेडिकल है, बीच का जो सेक्शन है उसको आप बोलोगे टाइजेलम। तो इस तरह से एक सीड के अंदर ये पूरा स्ट्रक्चर जो है अभी डेवलप हो चुका है। ये आइडियल कंडीशन में आपको टॉर्पिडो शेप में मिलेगा। जो मैच्योर एम्ब्रियो है ये टॉर्पिडो शेप में रहेगा, ये इस तरह से कर्व पोजीशन में, क्योंकि ओहुल जो है कि ये कर्व है, इस वजह से ये भी कर्व हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये सबसे कॉमन टाइप का एम्ब्रियो है। ये जो है सबसे कॉमन टाइप का जो है एम्ब्रियो है, जो आपको एंजियोस्पर्म में जनरली इसी तरह से दिखाई देगा। अब देखिए मैच्योरिटी के टाइम क्या है, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ओहुल मॉडिफाइड इनटू सीड। यहाँ देखिए मैंने लिखा है ओहुल जो है जब भी सीड बन रहा है इस तरह से, तो ओहुल था जो पहले, ये देखिए ये ओहुल था पूरा, ओहुल का कन्वर्जन किस में हो गया अभी,
सीड के अंदर हो गया। वही पार्ट है, मगर जब फर्टिलाइजेशन होके जब ये सब एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो जब डेवलप हुए तो वही ओहुल बाद में जो है सीड कहलाता है। और ओहुरी जो है, ये ओहुल कहाँ पे था? ये ओहुल जो था ये ओहुरी के अंदर था, है ना। स्टिग्मा, स्टाइलिया एंड ओहुरी, तो उसका जो ओहुरी वाला जो पोर्शन है उसके अंदर ये था ओहुल। तो ये ओहुरी जो है बाद में क्या है, फ्रूट बन जाती है। उसी को जो भी आप फ्रूट जो खाते हो एक्चुअली क्या है, वो ओहरी है। बिफोर फर्टिलाइजेशन आप उसको ओहरी बोल रहे थे, जब मैच्योर हो गया तब जाके जो है वो फ्रूट बन गया। और आपको पता है कि ये एक इंटीगमेंट है, ये आउटर इंटीगमेंट है ओहुल के अंदर, ये इनर इंटीगमेंट है। तो आउटर इंटीगमेंट और ये जो है ये इनर इंटीगमेंट, इस तरह से इनर इंटीगमेंट और आउटर इंटीगमेंट होते हैं। इनका जो है कन्वर्जन होता है, क्योंकि ये वैसे ही रहेंगे, मगर ये जो है सीड में आ जाते हैं तो इनको बोला जाता है टेस्टा एंड टेगमेन। आउटर इंटीगमेंट को बोला जाता है टेस्टा और इनर इंटीगमेंट को बोला जाता है टेगमेन। ठीक है, आउटर को जो बोला जाता है टेस्टा और इनर को बोला जाता है टेगमेन। तो आप सीड जब भी आप देखो तो सीड को आप कवरिंग देखते हो, सीड जो है वो कवरिंग के में रहता है। तो वो कवरिंग एक्चुअली क्या है, किसी किसी सीड में ये जो है आपको एक ही कवरिंग मिलती है, मगर एक्चुअल में होते हैं दो, वो फ्यूज हो जाते हैं मैच्योरिटी के साथ। क्या है, ये टेस्टा एंड टेगमेन जो है, आउटर और इनर इंटीगमेंट जो है ये दो लेयर बनाते हैं। वैसे आउटर इंटीगमेंट टेस्टा बनाता है, इनर इंटीगमेंट जो है टेगमेन बनाता है। मगर सीड की जब मैच्योरिटी होती है तो मैच्योरिटी के टाइम तक जो है ये एक दूसरे से एकदम क्लोजली आ जाते हैं और ये फ्यूज हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप सीड्स को आप देखो तो आपको कवरिंग एक ही मिलता है। किसी किसी इसमें जो है ये थोड़ा सा आपको दो कवरिंग मिल जाती है, मगर जनरली एक ही आपको दिखेगा, है कि नहीं। तो ये एक ही कवरिंग जो है ये किस वजह से है, एक ही कवरिंग जो है ये किस वजह से है, ये फ्यूज होने की वजह से है। तो सीड का जो कवरिंग है ये क्या है, एक्चुअली दो इसमें टेस्टा एंड टेगमेन में रहेगा। तो ओवरऑल टेस्टा एंड टेगमेन जब फ्यूज हो जाते हो तो उसका आप क्या बोलते हो, सीड कवर बोलते हो ना, सीड कवर बोलते हो, सीड का कवरिंग हो जाता है। तो इस तरह से जो है ये डेवलप होता है। मगर जो माइक्रोपाइल जो होता है, ये जो पॉइंट है ये ओहुल में भी ओपन था, ये ओहुल में भी था और सीड में भी ये वैसा ही रहता है। ओहुल में भी प्रेजेंट था, सीड में भी वैसे ही रहता है। तो ये माइक्रोपाइल जो है ये इट विल रिमेन अनचेंज। ये ओहुल में भी माइक्रोपाइल वैसे ही रहेगा, सीड में भी माइक्रोपाइल वैसे ही रहेगा। यहाँ देखिए ये सीड का जो पोर्शन है इस पॉइंट पे तो भी जो है माइक्रोपाइल वैसे रहता है ना। तो ये माइक्रोपाइल जो है वैसे ही रहता है, सीड में भी रहेगा और ओहुल में भी रहेगा। तो माइक्रोपाइल जो है माइक्रोपाइल ही रहेगा, उसका कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, बट ओहरी जो है ये फ्रूट में कन्वर्ट हो गई, और जो ओहरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है उस फ्रूट को बोला जाता है ट्रू फ्रूट। क्या बोलते हैं उसको, ट्रू फ्रूट। ओहरी का जब कन्वर्जन होता है फ्रूट में तो उसको बोला जाता है ट्रू फ्रूट। ठीक है, तो ये ट्रू फ्रूट बन जाता है। तो इस तरह से जो है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट जो है ये अपन ने आज देखा। इसके बाद जो रहेगा वो रहेगा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकॉट। ठीक है, तो कई सारे यहाँ पे पॉइंट्स है, बस आपको सिस्टमेटिकली समझ लो तो बहुत आसान है ना, सिंपल है। मैं एक बार आपको जो है समराइज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे ओहुल के अंदर जो है एम्ब्रियो यहाँ से डेवलप होता है, जो मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज हुए थे। ठीक है, एक सेल के साथ मेल गैमेट फ्यूज हुआ था, तो इस तरह से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। और ये जो है जो सेकंड जो फ्यूजन हुआ था ट्रिपल फ्यूजन, उससे जो है एंडोस्पर्म डेवलप हुआ, और एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट अपन ने देख चुके हैं पहले। अभी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट क्या होगा, जाइगोट बनेगा जो डिप्लॉयड है। जाइगोट जो है ये कुछ सीक्रेट करेगा कंपाउंड, जिसकी वजह से एक लेयर बन जाएगी उसके ऊपर, उसको बोला जाएगा ऊस्पोर। और ऊस्पोर जो है बाद में क्या है, ट्रांसफर्स डिवीजन से क्या बन जाता है, दो सेल स्टेज में आ जाता है, टू सेल स्टेज में आ जाता है। एक जो लार्ज सेल है जो माइक्रोपाइल की तरफ है उसको बेसल सेल बोला जाता है, और जो स्मॉल सेल है उसको अपाइकल सेल या एम्ब्रियोनल सेल बोला जाता है। अब बेसल सेल तो ट्रांसवर्सली डिवाइड होता है, यहाँ पे देखिए तो फिर से ट्रांसवर्सली डिवाइड होकर दो सेल बन गए। मगर ये जो है अपाइकल सेल जो है एम्ब्रियोनल सेल है ये वर्टिकली डिवाइड होता है। तो इस तरह से टी शेप स्ट्रक्चर बन गया। अब ये जो पार्ट है एम्ब्रियोनल सेल का, एम्ब्रियोनल सेल अगेन डिवाइड वर्टिकली, तो क्वाड्रेंट स्टेज में आ गए। दो सेल थे, अब दो फिर से और बने, तो इस तरह से 4 सेल स्टेज में आ गए, जिसको आप बोलते हैं क्वाड्रेंट स्टेज। और ये जो सेल है ये ट्रांसवर्सली डिवाइड होंगे,
कौन से? बेसल सेल जो डिवाइड हुए थे ट्रांसवर्सली, 2 सेल बने थे, अगेन दे विल डिवाइड ट्रांसवर्सली एंड दे फॉर्म सस्पेंसर। ठीक है, अब ये सस्पेंसर का रोल है कि ये जो फूड लैडेन जो एंडोस्पर्म है यहाँ पे उसकी तरफ जो है एम्ब्रियो को पुश करना है, इसलिए ये ट्रांसवर्सली डिवाइड होते हैं, है ना, हाइट बढ़ानी है इसलिए ये ट्रांसवर्सली डिवाइड होंगे। अब ये सस्पेंसर में से जो सबसे बेसल जो सेल रहेगा जो माइक्रोपाइल की तरफ अटैच है, ये सेल क्या करता है, हाउस्टोरियल सेल में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये न्यूसेलस जो है उससे जो है एम्ब्रियो को जो है सप्लाई कर देता है, जो भी न्यूट्रिशन है न्यूसेलस से लेगा और एम्ब्रियो को सप्लाई करेगा, तो ये हाउस्टोरियल सेल करेगा, इसलिए थोड़ा सा लार्ज है और माइक्रोपाइल की तरफ है। जबकि सस्पेंसर का एक जो एंड है, दूसरा जो एंड है, ये क्या है, हाइपोफाइसिस बनाता है, जो बाद में रूट कैप बनाने वाला है ना, रूट कैप बनाता है जब सीड जर्मिनेट होता है, तो ये वो सेल है। और ये क्वाड्रेंट स्टेज जो है ये ऑक्टेंट स्टेज में आ जाते हैं। अब ये ट्रांसवर्सली डिवाइड होंगे, 4 सेल स्टेज थी, वर्टिकली डिवाइड होकर 4 सेल स्टेज बनी थी, मगर अब ये ट्रांसवर्सली डिवाइड होंगे सेल, तो 4 से 8 बन जाएंगे, मगर ये 2 टायर में प्रेजेंट रहेंगे, 4+4 की कंडीशन होगी। जो ऊपर वाले जो 4 है उसको इपीबेसल, नीचे वाले 4 जो है इसको हाइपोबेसल बोला जाएगा। और ये बाद में फिर पेरिफेरल डिवीजन करेंगे, है ना, पेरिफेरल डिवीजन होगा इस तरह से, तो ग्लोबुलर स्टेज बनेगी, ऑक्टेंट से 16 सेल स्टेज, 16 से 32, 32 से 64, इस तरह से एक ग्लोबुलर स्टेप बनता है, और ये जो है ये ग्लोबुलर शेप रहेगा। ठीक है, हाइपोफाइसिस, हाउस्टोरियल और सस्पेंसर सेल वैसे ही है। अब यहाँ के जो सेल है ये डिवाइड होना रुक जाते हैं, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे सेंटर में, और इस वजह से ये ग्रो नहीं होते, तो बाकी जो है साइड से 2 पॉइंट जो है ये ग्रो हो जाते हैं, तो इसलिए शेप जो बन जाता है ये क्या हो जाता है, हार्ट शेप बन जाता है। ठीक है और हार्ट शेप जो है बाद में टॉर्पेडो शेप बन जाता है, क्योंकि ये जो है ये कंटिन्यूस ग्रो होंगे, ये भी ग्रो होंगे, ये भी ग्रो होंगे, मगर यहाँ पे स्पेस जो है ये लिमिटेड है, क्योंकि होल क्या है, टर्न है, ये टर्न होने की वजह से ये भी टर्न हो जाता है, तो इस तरह से कॉटिलडॉन जो है ये ग्रो होते हैं बट ये टर्न हो जाते हैं। और पॉइंट जो है जो ग्रोथ नहीं हो रही थी या स्लो हो रही थी उस पॉइंट को जो है प्लिमूल बोला जाता है, और जो उसके एग्जैक्टली अपोजिट होगा वो रहेगा रेडिकल। ठीक है, वो रेडिकल डेवलप करेगा, और बीच का जो सेक्शन बनता है ये है आपका टाइजेलम, या तो आप टाइजेलम को बोल सकते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। हाइपोफाइसिस, सस्पेंसर सेल, हाउस्टोरियल सेल, कॉटिलडॉन की 2, और ये प्लिमूल, रेडिकल और टाइजेलम, ये मिला के जो है पूरा एक आइडियल या मैच्योर एम्ब्रियो आप इसको बोल सकते हो। तो ये जो है ये एक सीड के अंदर रहेगा, ये सीड्स के अंदर इस तरह से रहेगा, है ना। तो हाइपोफाइसिस रूट कैप बनाता है बाद में, जब सीड जो है ग्रो होता है, जब जर्मेट होता है तो रूट कैप बनती है। रेडिकल जो है ये रूट बनाता है, और रूट के जो पॉइंट को कवर करता है वो रूट कैप होता है। ये क्या करता है, सॉइल को सॉफ्ट करने का काम करता है, ताकि रूट की ग्रोथ जो है ये प्रॉपर हो सके। और प्लूम्यूल जो है ये शूट सिस्टम बनाएगा। मगर जब ये आप देखिए सीड जब जर्मिनेट होता है तो 2 कॉटिलडॉन बाहर आ जाते हैं, है ना, ये 2 कॉटिलडॉन जो है आपको बाहर मिलेंगे जब सीड जर्मेट होता है। ये ग्रीन नहीं होते, ये जो है इनके अंदर फूड स्टोरेज है, मगर ये कब तक सप्लाई करेंगे, ये जब उसके सीड्स को जो है ग्रो होते होते जो है जब तक खुद के लीव्स नहीं आ जाते। तो जो शुरू के जो 2 लीव्स आते हैं ग्रीन लीव्स, उसके पहले तक जो है ये 2 कॉटिलडॉन जो है एम्ब्रियो को जो है फूड सप्लाई करता है, और इस वजह से उसकी ग्रोथ हो सकती है। तो जब तक ट्रू लीव्स सीड्स को नहीं आते, मतलब सीड जब ग्रो हो रहा है तब, तो सीड्स को जब तक ग्रो होने तक की जिम्मेदारी किसकी है, फिर ये 2 कॉटिलडॉन की। इसके अंदर फूड है, और यही फूड सप्लाई होता है जब तक सीड को खुद के लीफ नहीं आते। एक बार अगर खुद के लीफ आ गए, जिसको आप बोल सकते हैं ट्रू लीफ, तो ये ट्रू लीफ क्या करेंगे, खुद का फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देंगे। खुद का फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो गया तो फिर उसको जरूरत नहीं किसी की हेल्प की न्यूट्रिशन के लिए। मगर जब तक ट्रू लीफ नहीं है तब तक के जो है ये कॉटिलडॉन से उसको सप्लाई होगा, और इसलिए इसमें जो है फूड स्टोर होता है। ठीक है, ताकि ट्रू लीफ आने तक के जो है इसको सप्लाई दिया जा सके। तो इस तरह से जो है ये जो है मैच्योर टॉर्पेडो शेप एम्ब्रियो बनता है। और चीज़ मैंने बताई क्या कि ओहुल जो है, ओहुल के अंदर इंटीगमेंट जो है ये वैसे ही रहेंगे, मगर उनका जो है नाम चेंज हो जाएगा। इनर जो है ये टेगमेन बनाएगा, आउटर जो है ये टेस्टा बनाएगा। अब टेस्टा जो है जनरली हार्ड रहता है, आउटर जो कवरिंग है ये क्या है, हार्ड है। टेगमेन जो है ये थोड़ा सा सॉफ्ट टिश्यू रहता है। ठीक है, ये क्या है, थोड़ा सा सॉफ्ट टिश्यू रहता है, और ये दोनों जो है एक ही कवरिंग बन जाती है, जिसको आप बोलते हो सीड कोट। ठीक है, टेस्टा एंड टेगमेन फ्यूज हो जाते हैं और एक ही कवरिंग बन जाती है, जिसको बोला जाता है सीड कोट।
क्या बोलेंगे उसको, सीड कोट। और माइक्रोपाइल जो है, जो ओहुल के अंदर है वो सीड के भी अंदर होता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है कि नहीं। तो इस तरह से ओहरी जो है ये फ्रूट बन जाती है, ओहुल जो है ये सीड बन जाता है, आउटर और इंटीग्मेंट बन के जो है सीड कोट बना लेते हैं, और एक मैच्योर सीड जो है आपको इस तरह से दिखता है ना। ये सीड बनने तक की प्रोसेस जो है इस तरह से हुई। ठीक है, अब सीड बना, अब सीड जर्मिनेट होगा और फिर से नया एक प्लांट बनेगा, है ना। तो ये पूरी एक प्रोसेस है, इसमें कई सारे स्टेप्स थे। तो ये जो है आज अपन ने देखा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डायकॉट। अब डायकॉट और मोनोकॉट में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो अपन देखेंगे। उसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकॉटिलिडॉन। देखिए, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डायकॉट अपन ने देखा, उसी से थोड़ा सा मिलता जुलता टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकॉटिलिडॉन। ठीक है, इसमें देखिए थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है ये अपन देखेंगे अभी। देखिए, जहाँ पे डायकॉट में अपन ने देखा कि जायगोट बना था, जायगोट ने कुछ जो है सिक्रेट किया सब्सटेंस, और उससे जो है उसका एक कवरिंग बन गया, तो उसको अपन ने बोला था ऊस्पोर। सिमिलर ऊस्पोर जो है यहाँ पे भी बनता है। ये क्या है, ऊस्पोर है। जायगोट का जो कन्वर्जन जो है ये ऊस्पोर में होता है। ठीक है, और ये ऊस्पोर जो है इट विल अगेन डिवाइड बाय ट्रांसवर्स डिवीजन। तो वहाँ पे भी डायकॉट में भी ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ था और 1 से 2 सेल बने थे। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी 2 सेल बनते हैं। इसको बोला जाता है बेसल सेल। जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है उसको बोला जाएगा बेसल सेल, जो लोअर साइड में है। ठीक है, और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है ये रहेगा बेसल सेल, माइक्रोपाइलर। ठीक है, और एम्ब्रियोनल सेल कौन सा है, जो चलाइजल एंड की तरफ है। जो चलाइजा की तरफ है वो क्या है, एम्ब्रियोनल सेल है। अपर सेल जो रहेगा वो चलाइजल एंड पे जो रहेगा वो एम्ब्रियोनल सेल, और जो लोअर साइड में जो रहेगा, जो माइक्रोपाइलर एंड पे रहेगा वो बेसल सेल। इस तरह से 2 सेल बनते हैं और अनइक्वल साइज के होते हैं, बट ये डिवाइड कैसे होते हैं, ट्रांसवर्सली। टीएस कैसे लेते हैं, तो ट्रांसवर्स डिवीजन से ये डिवाइड होते हैं। अब देखिए फिर से बेसल सेल तो खैर डिवाइड नहीं होता। देखिए ये बेसल सेल है, ये फिर से डिवाइड नहीं होता, ये वही हो जाता है। बस इसका होता क्या है, ये साइज में बस इंक्रीज होता है। देखिए यहाँ पे जो साइज है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा उसका जो है साइज इंक्रीज किया हुआ है ना। तो ये साइज में बस इंक्रीज हो रहा है, बट ये नंबर में चेंज नहीं हो रहा, एक ही रहेगा ये। ठीक है, यही बाद में जो है वेजिकुलर सस्पेंसर बन जाता है ना। इसी का बेसल सेल को ही जो है बाद में जब वो साइज में इंक्रीज हो जाता है तो इसको बोला जाता है वेजिकुलर सस्पेंसर सेल। ठीक है, वेजिकुलर सस्पेंसर इसको बोल सकते हैं। जैसे आपने देखा था कि डायकॉट में जो है ये बेसल सेल जो है फिर से डिवाइड होता था, फिर से डिवाइड हो रहा था, ट्रांसवर्स डिवीजन से डिवाइड हो के जो है 6 to 10 सेल जो है ट्रांसवर्स डिवीजन से जो है डिवाइड होके बन रहे थे, जिसको आप बोल रहे थे सस्पेंसर, है ना। उसमें एक जो है ये हाउस्टोरियल सेल बन रहा था, एक जो है हाइपोफाइसिस बन रहा था, बीच के जो है मिडल में जो थे ये सस्पेंसर सेल थे। वैसे कुछ यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे जो है बेसल सेल जो है फर्दर डिवाइड नहीं होता, बस साइज में थोड़ा इंक्रीज होता है ना। तो डिवाइड कौन सा होता है फिर, तो डिवाइड होता है ये जो एम्ब्रियोनल सेल है, ये डिवाइड होता है। तो एम्ब्रियोनल सेल डिवाइड होकर क्या बनता है, फिर से ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, एम्ब्रियोनल सेल में होगा मगर। ठीक है, ये परमानेंट हो गया वेजिकुलर सस्पेंसर, ये परमानेंट हो गया बेसल सेल। ठीक है, उसी को अपन ने बोला वेजिकुलर सस्पेंसर। ये डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड होगा अभी एम्ब्रियोनल सेल, और 2 सेल बना लेगा, ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। देखिए बीच में से फिर से ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, और ये एक सेल बना और ये एक सेल बना, इस तरह से ये 2 सेल बने। अब इनको बोला जाता है कॉटिलिडॉन सेल। जो टर्मिनल जो रहेगा, जो एंड पे जो रहेगा डिवाइड होके वो रहेगा कॉटिलिडॉन सेल। तो जो लोअर साइड में जो एक है वो क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस सेल। ठीक है, जो लोअर है, जो अभी तो ये मिडल में हो गया, ये क्या है अभी ये मिडल में आ गया, है ना। ये मिडल में जो बन गया 2, इससे डिवाइड होके ये 2 बने, है ना। तो कॉटिलिडॉन सेल जो टॉप पे है, अपर मोस्ट जो रहेगा टर्मिनल जो रहेगा कॉटिलिडॉन सेल, और जो मिडल जो रहेगा ये एम्ब्रियोनल एक्सिस सेल। ठीक है, इस तरह से 2 सेल बन गए। और वेजिकुलर सस्पेंसर तो डिवाइड नहीं होने वाला है अभी। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस सेल डिवाइड अगेन बाय ट्रांसवर्स डिवीजन। ये वाला जो सेल है एम्ब्रियोनल एक्सिस सेल अगेन डिवाइड। कॉटिलिडॉन सेल तो डिवाइड नहीं हुआ, देखिए कॉटिलिडॉन सेल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये डिवाइड नहीं हुआ। जो डिवाइड हुए मैंने देखिए थोड़ा सा डार्क डॉट
जो है लगा दी यहाँ पे, ये सेल अभी डिवाइड होगा बीच वाला। तो वो अगर डिवाइड होगा तो क्या बनाने वाला है वो, एक प्लूम्यूल इनिशियल और एक रेडिकल इनिशियल। ठीक है, प्लूम्यूल इनिशियल मतलब जो प्लूम्यूल को बाद में डेवलप करेगा, एम्ब्रियो के अंदर जो प्लूम्यूल होता है, प्लूम्यूल मतलब जो शूट सिस्टम को डेवलप करता है वो प्लूम्यूल होता है, और जो रूट सिस्टम को जो डेवलप करता है वो रेडिकल होता है। तो इनके जो इनिशियल जो सेल ये बनाते हैं, है ना, एम्ब्रियोनल एक्सिस सेल डिवाइड होके प्लूम्यूल की इनिशियल और रेडिकल की इनिशियल सेल को बना रहे हैं। देखो, प्लूम्यूल इनिशियल एंड रेडिकल इनिशियल बन रहे हैं। तो एक से दो सेल बने, एम्ब्रियोनल एक्सिस सेल फिर से डिवाइड हुआ और ट्रांसवर्स डिवीजन से हुआ। ये देखिए, ट्रांसवर्स डिवीजन से डिवाइड होके प्लूम्यूल इनिशियल और रेडिकल इनिशियल को बनाते हैं। ठीक है, ये प्लूम्यूल इनिशियल बाद में क्या बनाएगा, प्लूम्यूल बनाएगा किसका, एम्ब्रियो के अंदर जो प्लूम्यूल होता है जो शूट सिस्टम को बनाता है, और रेडिकल इनिशियल क्या बनाएगा, रेडिकल ऑफ द रूट। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये डिवाइड होके प्लूम्यूल और रेडिकल इनिशियल बनाते हैं। अब देखिए, अब ये डिवाइड नहीं होंगे। अब प्लूम्यूल इनिशियल है इसके अंदर, देखिए प्लूम्यूल इनिशियल है, ये रेडिकल इनिशियल है। ठीक है, प्लूम्यूल इनिशियल है, रेडिकल इनिशियल है और वेजिकुलर सस्पेंसर सेल है। तीनों सेल अभी नहीं डिवाइड होंगे। अब जो डिवाइड हो रहा है वो क्या हो रहा है, कॉटिलीडॉन सेल हो रहा है। देखिए डिवाइड क्या हो रहा है, अभी कॉटिलीडॉन सेल हो रहा है। अब कॉटिलीडॉन सेल देखिए कैसे डिवाइड हो रहा है, कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहा है, कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और कंटिन्यूसली डिवाइड होकर जो है ये अपाइकल कॉटिलीडॉन को बनाते हैं। ये देखिए डिवाइड हो रहा है अभी कंटिन्यूसली, और इसने फिर से डिवाइड होके देखो कई सारे सेल बना ली। ये क्या है अभी, ये है अभी अपाइकल कॉटिलीडॉन, इसको बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको, अपाइकल कॉटिलीडॉन। ये वाले सेल बना रहे हैं अभी, देखिए ये वाले सेल बन गए। तो ये कॉटिलीडॉन बना रहा है ना। अभी प्लूम्यूल इनिशियल यहाँ पे भी है, प्लूम्यूल रेडिकल इनिशियल, प्लूम्यूल इनिशियल, और ये क्या है, वेजिकुलर सस्पेंसर। ये तीनों अभी वैसे ही रहेंगे, बस जो डिवाइड होगा फर्दर वो क्या होगा, कॉटिलीडॉन सेल डिवाइड होगा, और वो क्या बनाएगा, अभी कॉटिलीडॉन बनाएगा। तो ये देखिए कॉटिलीडॉन डेवलप हो रहा है कंटिन्यूस डिवीजन से। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या होता है, इसका इसी तरह से डेवलपमेंट होते जाता है, और धीरे धीरे यहाँ देखिए ग्रासेस फैमिली में अगर आप देखिए तो ये जो कॉटिलीडॉन है, जो कॉटिलीडॉन जो डेवलप हो रहा है ये लैटरल साइड में हो जाता है। ये देखिए, ये आपका जो स्कूटेलम का जो पार्ट शो किया जा रहा है, ये स्कूटेलम मतलब क्या है, ग्रासेस फैमिली में ये जो स्कूटेलम है ये, इसको कहाँ बोला जाता है, स्कूटेलम ग्रासेस में। ठीक है, एक्चुअली ये कॉटिलीडॉन ही है, स्कूटेलम क्या एक्चुअली कॉटिलीडॉन ही है। स्कूटेलम जो है एक्चुअली क्या है, ये कॉटिलीडॉन है, बट इसको क्या बोला जाता है, स्कूटेलम बोला जाता है ग्रासेस फैमिली के अंदर। ठीक है, अदरवाइज ये कॉटिलीडॉन ही है। मगर ये देखिए, ये पोर्शन जो दिख रहा है आपको, ये आपका एम्ब्रियो का एक्चुअल पोर्शन जो है ये वाला है। तो यहाँ पे देखिए प्लूम्यूल ये प्लूम्यूल है, ये पॉइंट ये रेडिकल है। ठीक है, और ये इसके बीच का जो है ये क्या है, ये एक एक्सिस छूट जाता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखो, ये अगर पोर्शन अगर आप इमेजिन करो तो स्कूटेलम क्या है, लैटरल साइड में, मतलब एकदम ही साइड में, वन साइड है, एक ही साइड में डेवलप होता है। ये देखिए ये एक ही साइड में डेवलप हो रहा है। तो इस तरह से ग्रासेस में इसको जो है कॉटिलीडॉन नहीं, इसको स्कूटेलम बोला जाएगा। तो एक्चुअली वो क्या है, कॉटिलीडॉन ही है, मगर इसको स्कूटेलम बोला जाता है। और एक दूसरा जो कॉटिलीडॉन है, दो कॉटिलीडॉन में से एक जो है ये देखिए ये है छोटा सा, तो इसको बोला जाता है इपीब्लास्ट। मगर मोनोकॉट में जो है, मोनोकॉट में जो है ये कॉटिलीडॉन बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होते। एक तो बिल्कुल ही नहीं हुआ, इपीब्लास्ट देखो बिल्कुल ही डेवलप नहीं है, स्कूटेलम भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। तो जो स्टोरेज है, जो ग्रासेस जो है, जो मोनोकॉट है, इसके अंदर जो स्टोरेज होता है वो कहाँ पे होता है, एंडोस्पर्म के अंदर होता है। ठीक है, ये अपन ने पहले भी देखा है कि मोनोकॉट में जनरली जो स्टोरेज होता है वो कहाँ पे होता है, एंडोस्पर्म। ये देखिए ये एंडोस्पर्म का पार्ट है ना। और डायकॉट में जनरली कहाँ पे होता है, डायकॉट में एंडोस्पर्म जो है जनरली एग्जॉस्ट हो जाता है, और वो एग्जॉस्ट होकर उसका जो फूड है ये कहाँ पे स्टोर होता है, फिर कॉटिलीडॉन के अंदर होता है। तो ये चेंज है। तो ये जो है ये पोर्शन आप देखिए, ये अभी मैच्योर जो है, आप इसको बोल सकते हैं एम्ब्रियो। ये जो है क्या है, ये मोनोकॉट का एम्ब्रियो है ग्रास के अंदर। ये एक पूरा एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है। इस तरह से एक मोनोकॉट के अंदर एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, ये क्या है,
एम्ब्रियो इन ग्रास। इस तरह से एम्ब्रियो रहता है ग्रास के अंदर। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पार्ट्स है देखिए, यहाँ पे ये एम्ब्रियो के देखिए, ये प्ल्यूम्यूल का पार्ट है, शूट अपेक्स जहाँ से डेवलप होता है ये प्ल्यूम्यूल का पार्ट है। इसके एग्जैक्टली अपोजिट अगर आप देखिए तो ये क्या है, रेडिकल का पार्ट है, ये यहाँ पे रेडिकल है। और शूट अपेक्स जो है, जो प्ल्यूम्यूल का पार्ट है, उसको कवर करने वाला जो एक पार्ट है उसको बोला जाता है कोलियोप्टाइल। क्या बोलेंगे उसको, कोलियोप्टाइल। ठीक है, ये थोड़ा सा हॉलो होता है, देखिए यहाँ पे हॉलो है। ठीक है, ये एक फोलियर एक स्ट्रक्चर बनता है जो हॉलो होता है, उसको कोलियोप्टाइल बोला जाता है। सिमिलरली जो रेडिकल है, इसको पहले तो रूट कैप कवर करता है। आपने देखा है जब भी रेडिकल जब ग्रो होता है, जब रेडिकल की ग्रोथ शुरू होती है तो सबसे पहले उसको रूट कैप कवर करता है। ठीक है, तो वो रूट कैप क्या है, सॉइल को सॉफ्ट करने के लिए यूज होता है। तो एक पाथ बनता है रेडिकल की ग्रोथ के लिए। ठीक है, और उसके बाद जो एक कोलियोराइजा एक स्ट्रक्चर है, जो एक अनडिफरेंशिएटेड शीथ है, जिसको आप ऐसे अलग से डिफरेंशिएट तो नहीं कर सकते, अलग से नहीं पहचाना जाता मगर एक अनडिफरेंशिएटेड शीथ है जो एंक्लोज करके रेडिकल को और रूट कैप को, रेडिकल और रूट कैप को कवर करती है। जो एक अनडिफरेंशिएटेड शीथ है उसको बोला जाता है कोलियोराइजा। तो इस तरह से रेडिकल और रूट कैप को कोलियोराइजा कवर कर रहा है, जबकि प्ल्यूम्यूल को जो है ये कोलियोप्टाइल कवर कर रहा है ना। इस तरह से दो एंड है, और एक जो कॉटिलडॉन जो साइड में छूट जाता है, ठीक है, इसको बोला जाता है स्कूटेलम, और एक जो एग्जैक्टली उसके अपोजिट में है वो है एपीब्लास्ट। अब देखिए, जिस पॉइंट पे ये अटैच है, स्कूटेलम जिस पॉइंट पे अटैच है, ये वो एरिया है जहाँ पे वो अटैच है, तो इस पॉइंट के अबव जो पोर्शन रहेगा, अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्कूटेलम, ये जो है लेवल ऑफ अटैचमेंट क्या है, ये जो एरिया है क्या है, अटैचमेंट का पार्ट है। इस अटैचमेंट वाले एरिया के अबव जो पोर्शन रहेगा, इसको बोला जाता है इपीकोटाइल। ये हो गया आपका इपीकोटाइल। ठीक है, ये हो गया आपका इपीकोटाइल। ठीक है, और इपीकोटाइल के पास क्या रहेगा फिर, शूट अपेक्स रहेगा, मतलब प्ल्यूम्यूल, और कुछ लीप के प्राइमोर्डिया रहेंगे, क्योंकि बाद में लीप भी डेवलप होने वाला है। प्ल्यूम्यूल के में जो है, प्ल्यूम्यूल क्या है, अपेक्स है, शूट अपेक्स है, और उसके साइड में जो है फिर से लीफ आने वाले, तभी तो शूट सिस्टम बनेगा। तो कुछ लीफ प्राइमोर्डिया रहेंगे और शूट अपेक्स रहेगा। ठीक है, और इसको कवर कौन करेगा, तो कोलियोप्टाइल करेगा। तो इस तरह से जो है यहाँ पे पोर्शन रहते हैं, और इस तरह से एक एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर बनता है ग्रासेस के अंदर। और यही स्ट्रक्चर अगर आप इमेजिन कीजिए तो ये ग्रासेस का सीड कैसे होता है, तो इस तरह से होता है। देखिए ये सीड है, मोनोकॉट का जो सीड होता है वो जनरली इस तरह से होता है ना, दिख रहा है। ये मोनोकॉट का सीड जो है आपको इस तरह से मिलेगा। अब इसमें क्या है, इसमें कॉटिलडॉन तो उतना डेवलप नहीं है। देखिए पहले ही अपने बता दिया कि कॉटिलडॉन उतना डेवलप नहीं है, मगर एंडोस्पर्म जो है ये डेवलप है। तो एंडोस्पर्म में जो है स्टोरेज है, ये देखिए एंडोस्पर्म काफ़ी एरिया ले रहा है, तो स्टोरेज जो है ये कहाँ पे, फूड का एंडोस्पर्म के अंदर है। ठीक है, और एंडोस्पर्म को एक प्रोटीन की लेयर कवर करती है। देखिए एक प्रोटीन की लेयर है, जो लाइनिंग जो मैंने खींच रखी है, देखिए ये जो है ये क्या है, एक प्रोटीन की लेयर है जो एंडोस्पर्म को कवर करती है। और एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म के बीच में, ये एम्ब्रियो का पार्ट है, ये एंडोस्पर्म का पार्ट है, इसके बीच में एक लेयर है, इसको बोला जाता है इपीथेलियम। क्या बोला जाता है इसको, इपीथेलियम। ये एम्ब्रियो का पार्ट है, मोनोकॉट एम्ब्रियो, और ये एंडोस्पर्म है उसका, तो स्टोरेज यहाँ पे है, पर इसके बीच में जो है इपीथेलियम लेयर है। ठीक है, और ये हो गया आपका एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के अंदर आपको पता है कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल किसको कवर कर रहा है, प्ल्यूम्यूल को, ये प्ल्यूम्यूल है, ये कोलियोप्टाइल है। इसके एग्जैक्टली अपोजिट जो है, ये जो है रेडिकल है, और रेडिकल को जो कवर कर रहा है वो है कोलियोराइजा। ठीक है, और ये कॉटिलडॉन समवेयर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे उतना डेवलप नहीं होता, यहाँ पे जो है ये जनरली कॉटिलडॉन प्रेजेंट रहेगा। ये समझ लो ये कॉटिलडॉन है। तो इस तरह से जो है मोनोकॉट सीड डेवलप होता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो थोड़ा सा चेंज है डाइकॉट से। चेंज कहाँ पे है, यहाँ पे जो बेसल सेल है ये फर्दर डिवाइड नहीं होता है ना, बेसल सेल जो है ये फर्दर डिवाइड नहीं होता, एम्ब्रियोनल सेल जो है ये डिवाइड होता है। ठीक है, और यहाँ पे कॉटिलडॉन जो है ये लेस डेवलप है। वहाँ पे अपन ने देखा कि कॉटिलडॉन जो है काफ़ी डेवलप थे, वहाँ पे एंडोस्पर्म डेवलप नहीं था, यहाँ पे एंडोस्पर्म डेवलप हो चुका है, वहाँ पे
एम्ब्रियो जो है ये सॉरी एंडोस्पर्म जो है डेवलप नहीं था, यहाँ पे एंडोस्पर्म डेवलप है। वहाँ पे स्टोरेज जो था वो कॉटिलडॉन में हो रहा था डायकॉट में, यहाँ पे स्टोरेज जो है वो एंडोस्पर्म में। जहाँ पे कॉटिलडॉन लेस डेवलप है वहाँ पे जो है काफ़ी डेवलप थे। इस तरह से जो है मोनोकॉट और डायकॉट के सीड में यहाँ पे जो है फर्क आ जाता है। ठीक है, तो ये थोड़े से चेंज आपको बस ध्यान में रखना है कि ये जो है ये पोर्शन, ये वाला जो सेल है बेसल सेल, ये डिवाइड नहीं होगा। जो डिवाइड होगा कौन सा होगा, एम्ब्रियोनल सेल, जो कॉटिलडॉन सेल और एम्ब्रियोनल एक्सिस सेल को बनाएगा। अब कॉटिलडॉन जो है बाद में फिर से डेवलप होता है जो कॉटिलडॉन को बनाता है, बट यहाँ पे एम्ब्रियोनल एक्सिस सेल फिर से डिवाइड होकर प्लीमूल और रेडिकल इनिशियल को बनाता है, जो बाद में शूट सिस्टम और रूट सिस्टम को बनाने वाले हैं, है ना। तो इस तरह से जो है एक मैच्योर एम्ब्रियो जो बनता है वो इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आज अपन ने देखा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकॉटिलडॉन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकॉटिलडॉन। तो यहाँ पे जो अपना एम्ब्रियो डेवलपमेंट वाला जो पोर्शन है ये फिनिश होता है। ठीक है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट वाला पोर्शन जो है अपना यहाँ पे फिनिश होता है। इसके बाद का जो टॉपिक अपन लेंगे वो रहेगा सीड के बारे में। ठीक है, सीड डिस्पर्सल कैसे होता है, सीड का डेवलपमेंट कैसे है, सीड का डिस्पर्सल कैसे होता है, वो अपन देखेंगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो ये शायद आपको समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। तो ये आप अच्छे से करिए, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए। ठीक है, चलिए फिर थैंक यू वेरी मच।